हैशिंग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, बेसिकली हैश क्या होता है, उसको कैसे डिक्लेयर किया जाता है, हैशिंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उन प्रॉब्लम्स को दूर कैसे किया जाता है। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वैसे हैशिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी हम लोगों को। हर बार जब भी हम लोगों ने नया डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा था तो उसकी हम लोगों ने रिक्वायरमेंट देखी थी, क्यों आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही। जाहिर सी बात है, जब किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती तभी उस चीज़ को हम डिज़ाइन करते हैं। तो अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर के जो प्रोज थे वो अलग अलग थे, मतलब जहाँ पर जो डेटा स्ट्रक्चर फिट बैठता है एल्गोरिदम में वहाँ पर वो डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा था लिंक लिस्ट में, अ, जो लीनियर ट्रैवर्सल करने के लिए हमारा जो है अ, मतलब कोई भी रैंडम एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हमें क्या कर टाइम लगता था, कितना टाइम लगता था, ऑर्डर ऑफ एन। ठीक है, एरे में वही टाइम लगता है, ऑर्डर ऑफ वन, मतलब कांस्टेंट टाइम लगता है। तो हर एक डेटा स्ट्रक्चर के अपने अपने एडवांटेज थे। ठीक है, बट अगर इन जनरल हम बात करें, जितने मैक्सिमम एल्गोरिदम हैं, ठीक है, जितने भी एल्गोरिदम हैं मैक्सिमम में एक फ्रीक्वेंट ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, जो कि है किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना। ठीक है, सपोज हमारे पास कुछ सेट ऑफ एलिमेंट है, ठीक है, जो कि हम लोगों ने इनपुट दिए हैं। सेट ऑफ एलिमेंट है, ये एक सेट है, इसमें कुछ सेट ऑफ एलिमेंट है, जैसे कुछ भी ले ले रहे हैं, ए बी सी, कुछ भी एलिमेंट हमारे पास सपोज। ठीक है, फिर सर उसमें स्क्रीन शेयर। हाँ, सपोज हमारे पास यहाँ सेट ऑफ एलिमेंट्स है, इनको हम लोग एक एल्गोरिदम के अंदर पास करते हैं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कुछ भी हो सकता है, ये जो एलिमेंट हम सेंड कर रहे हैं इस एल्गोरिदम में, तो ये किसी भी स्ट्रक्चर में हो सकते हैं, हीप में भी हो सकते हैं, एरे में भी हो सकते हैं, लिंक लिस्ट में भी हो सकते हैं, किसी में भी हो सकते हैं। जब हम इसको एल्गोरिदम में पास करते हैं तो एल्गोरिदम में हर एक एलिमेंट को एक्सेस करने की ज़रूरत पड़ती है, कभी ना कभी ज़रूरत पड़ती है, और ये एक ऐसा फ्रिक्वेंट ऑपरेशन है, मतलब एक्सेसिंग एलिमेंट। ऑपरेशन बहुत सारे होते हैं, जैसे मैक्स फाइंड आउट करना, ये भी एक ऑपरेशन है। मिन फाइंड आउट करना है इन सभी एलिमेंट में से, वो भी एक ऑपरेशन है। इस पूरे एलिमेंट को सॉर्ट करना, ये भी एक ऑपरेशन है। ठीक है, एलिमेंट को एक्सेस करना, ये भी एक ऑपरेशन है। तो बहुत सारे ऑपरेशन है, इनमें से जो फ्रिक्वेंट जो ऑपरेशन है वो है किसी एलिमेंट को एक्सेस करना, या मैक्स फाइंड आउट करना, या मिन फाइंड आउट करना। ये तीन ऐसे ऑपरेशन है जो फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं। और अगर हमारा डेटा स्ट्रक्चर सपोज हीप या लिंक लिस्ट है, तो उस केस में किसी भी एलिमेंट के एक्सेस टाइम जो है, जाहिर सी बात है, ऑर्डर ऑफ वन, मतलब कांस्टेंट टाइम में हम लोग नहीं कर सकते, है ना। तो इवन अगर हमारा एरे सॉर्टेड वे में नहीं है, तो उस केस में भी किसी एलिमेंट को फाइंड आउट करना कि वो एग्जिस्ट कर रहा है एरे में कि नहीं कर रहा है, ये थोड़ा सा टीडियस टास्क है। उस केस में भी हमें ऑर्डर ऑफ एन टाइम लगेगा किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करने का। अगर एरे सॉर्टेड है तो उस केस में बाइनरी सर्च के थ्रू ऑर्डर ऑफ लॉग एन में हम लोग किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। किसी एलिमेंट की पोजीशन एग्जैक्टली पता है, उसी केस में एरे को हम, एरे में से जो एलिमेंट जो है ऑर्डर ऑफ वन में एक्सेस कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। एरे में से अगर किसी एलिमेंट की पोजीशन हमें पता है, उसी केस में ऑर्डर ऑफ वन, मतलब कांस्टेंट टाइम लगता है, और किसी भी केस में ऑर्डर ऑफ वन यानी कांस्टेंट टाइम नहीं लगता है। एरे अगर सॉर्टेड है तो लॉग एन समय लगेगा, एरे सॉर्टेड नहीं है, एन समय लगेगा। लिंक लिस्ट है, एन समय लगेगा। ठीक है, हीप है, लॉग एन समय लगेगा। सॉरी, हीप नहीं, बाइनरी सर्च ट्री है तो लॉग एन समय लगेगा। तो इस तरीके से हमारा जो एक्सेसिंग टाइम है मिनिमम जो है, क्या है, अगर कोई भी डेटा स्ट्रक्चर लेंगे तो मिनिमम जो समय लगने वाला है वो कितना लगने वाला है, लॉग एन। इससे कम समय में हम किसी एलिमेंट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। अब बात चल रही थी एल्गोरिदम की। मैक्सिमम एल्गोरिदम को इस ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर किसी तरीके से हम किसी भी एलिमेंट की एक्सेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को ऑर्डर ऑफ वन कर सके, तो ये एक तरीके का रिवॉल्यूशन ला सकता था। ठीक है, जब हैश एग्जिस्ट नहीं करता था तब की बात बता रहे हैं। ठीक है, तो ये एक रिवॉल्यूशन ला सकता था। बहुत सारे हमारे एल्गोरिदम बहुत तेज़ी से काम करने लगते और
जो हम लोग टास्क परफॉर्म कर रहे थे वो टास्क बहुत कम समय में होने लगते हैं। जैसे आप लोग पीडीएफ में पीडीएफ या डॉक फाइल में किसी भी वर्ड को सर्च करते हो ना, वर्ड को सर्च करते हो तो सर्चिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये सब सर्चिंग टाइम वगैरह क्या होते हैं हमारे रिड्यूस हो सकते थे। इवन इसके अलावा भी जो बड़े बड़े टास्क हैं उनमें भी हमारा सर्चिंग होती है, सॉर्टिंग होती है, फाइंड मैक्स फाइंड मिन होते हैं। हम लोग को बस दिखता नहीं, ऊपर ऊपर बस हमें टास्क दिखता है। इवन जो आप कंप्यूटर सिस्टम में इतने सारे टास्क देख रहे हो, इनमें भी शेड्यूलिंग से लेके बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं अंदर जो हम लोगों को दिख नहीं रही हैं। कहीं बहुत सारी जगह एलिमेंट को एक्सेस करना हो रहा होगा बट हमें दिख नहीं रहा। तो अगर एलिमेंट को हम लोग ऑर्डर ऑफ वन टाइम एक्सेस करने लगे तो हमारा टाइम जो है किसी भी टास्क को परफॉर्म करने का वो घट जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए डिज़ाइन किया गया क्या, हमारा हैश डिज़ाइन किया गया। हैश में किसी भी एलिमेंट का जो एक्सेस टाइम होता है वो क्या होता है, ऑर्डर ऑफ वन होता है। बट इसकी कुछ लिमिटेशन है। हैश के साइज को अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो अगेन हमारा जो टाइम है वो बढ़ जाता है, लॉग एन समय चला जाता है। वैसे ऐसा अ, अ, अगर कहा जाए उसके लिए, अगर हमारे एलिमेंट बहुत ज़्यादा है तो उसके लिए हैश डिफाइन करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जब हमारे पास एक सेट ऑफ एलिमेंट है उस केस में मतलब कुछ लिमिटेड सेट ऑफ एलिमेंट है, उस केस में हैश डिफाइन करना थोड़ा बेनिफिशियल होता है। जैसे हमें पता है कि अगर हमारे पास सपोज 0 to 10 एलिमेंट हो सकते हैं, 0 to 10 में कितने भी एलिमेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो उस केस में अगर इसके लिए हैश डिफाइन करना हो तो सिंपल हम एक एरे ले सकते हैं। एरे ले सकते हैं, अगर सपोज हमारे पास एलिमेंट इंसर्शन के लिए आया 2, तो पहले क्या करेंगे, इस पूरे एरे को हम लोग 0 से इनिशलाइज कर दे रहे हैं। ठीक है, 10 है। ठीक है, तो टोटल हमारे कितने हो गए, 4 5 4 और ये। ठीक है, 10 एलिमेंट हमारे पास हो गए। अब कोई भी एलिमेंट आता है इंसर्शन के लिए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि एलिमेंट की रेंज हमारी कहाँ से कहाँ तक लाई कर सकती है, 0 to 10 लाई कर सकती है। तो हम एलिमेंट को उसी की पोजीशन पे, जो जैसे अगर 2 को इंसर्ट करना है तो हम उसको सेकंड पोजीशन पे ही इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, एरे के सेकंड पोजीशन पे। फिर उसके बाद 3 आया, 3 को इंसर्ट कर देंगे हम थर्ड पोजीशन पे। ठीक है, देखो 0 1 2 3, और उसके बाद सपोज 6 आया तो उसको 6 पोजीशन पे इंसर्ट कर देंगे। तो जब भी इन एलिमेंट का हमें एक्सेस करना होगा तो हम सिंपली क्या लिखेंगे, एरे और वो पोजीशन, वो एलिमेंट हमें एक्सेस हो जाएगा। तो ये भी एक तरीके का हैश है, ये भी एक तरीके का हैश है। ठीक है, प्रॉब्लम थोड़ी सी और बड़ी, जब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़े, सपोज हमारे पास जो रेंज है वो 0 to 100 हो गई। 0 to 100 हो गई, लेकिन हमारे हमें इतना पता है कि हमारे पास सिर्फ 10 एलिमेंट हो सकते हैं, 10 से ज़्यादा नहीं होंगे। हमें इतना पता है, अपने एल्गोरिथम में हमें इतना पता है कि हमारे पास मिनिमम जो मैक्सिमम इनपुट होगा वो 10 होंगे, लेकिन उनकी रेंज कुछ भी हो सकती है, 0 to 100 कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो अगेन प्रॉब्लम बढ़ गई। अब यहाँ पर कैसे इंसर्ट किया जाए, अगर सपोज इंसर्ट कर भी देते हैं तो उस केस में हम क्या कर कैसे एक्सेस कैसे करेंगे, जैसे एक एक हम लोग इस तरीके से मेमोरी ले लें। ठीक है, ये हमारी मेमोरी है, अब इसमें हम लोग इंसर्शन करेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये हमारा सपोज अरे, हमें करना क्या है, सबसे पहले हमारे पास ये मेमोरी मतलब जगह है जिसमें हम 10 एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं। तो अगर हमें जो एलिमेंट मिल रहे हैं उनका हैश अगर डिज़ाइन करना होगा तो हम कैसे करेंगे, जैसे हमें पता है कि हमें जो है एलिमेंट मिलने वाले हैं वो 0 to 100 मिलने वाले हैं। कितने मिलने वाले हैं, 0 to 100। इन एलिमेंट की रेंज क्या होगी, 0 to 100। ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं। अब इनको एरे में तो हम स्टोर नहीं कर सकते। अगर सपोज एरे में हम स्टोर कर रहे हैं और मान लेते हैं हमारे पास जो एलिमेंट है वो कुछ इस तरीके से है, 2 11 33 24 65 36
70, 87, 78 एंड 9। इतना मान लेते हैं हम लोग। इतने एलिमेंट हैं हमारे पास। एक और ले लेते हैं कोई, सपोज जीरो। जीरो, ठीक है। अब इसमें इसको अगर हम लोग एरे में इंसर्ट करते हैं तो किस बेसिस पे इंसर्ट करेंगे? यहाँ पर देखो रैंडम एक्सेस हम लोग कर पा रहे थे क्योंकि जो एलिमेंट की रेंज थी वो क्या थी, 0 to 23 है। अगर इन सभी एलिमेंट को हमें इंसर्ट करना है एरे में तो हमें कितने साइज का एरे बनाना पड़ेगा? 100 साइज का बनाना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं रैंडम एक्सेस अलाउ हो, रैंडम एक्सेस अलाउ हो, सॉरी, ऑर्डर ऑफ वन टाइम में एक्सेस अलाउ हो, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? 0 to 100 साइज का एक एरे बनाना पड़ेगा। फिर 2 को सेकंड पोजीशन पे रखेंगे, 11 को इस एरे के 11 पोजीशन पे रखेंगे, 33 को इस एरे के 11 पोजीशन पे रखेंगे, सॉरी 33 को 33 पोजीशन पे, 24 को 24 पोजीशन पे, 65 को 65 पोजीशन पे। बट अब हमारा क्या होने वाला है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने वाली है। हमारे पास एलिमेंट स्टोर करने के लिए सिर्फ 10 है, बट जो एरे का साइज होगा वो होगा 100। तो ये कहीं से फिजिबल नहीं है, मतलब ये सही नहीं है ना। हमारे पास 10 ही एलिमेंट है, हम स्पेस ले रहे हैं 100 का, तो इस चीज़ का कोई मतलब नहीं है। तो इसके लिए थोड़ा सा कुछ रिसर्च करी गई और एक सोल्यूशन निकाला गया। क्यों ना हम कोई एक फंक्शन यूज़ करें, कोई एक फंक्शन यूज़ करें जो इन सभी एलिमेंट को, जो ये सब सपोज ये सारे एलिमेंट हैं जिनको हम मैप करना चाहते हैं अपने 10 पोजीशन पे मैप करना चाहते हैं। 10 अगर एलिमेंट है तो 10 ही पोजीशन में हम इन सबको मैप करना चाहते हैं। तो हम एक फंक्शन डिज़ाइन करेंगे, ठीक है, एक फंक्शन डिज़ाइन करेंगे जो कि इस पर्टिकुलर स्पेस में इन सभी एलिमेंट को क्या करेगा, मैप करेगा। ठीक है, क्या करेगा, मैप करेगा। एक फंक्शन डिफाइन करेंगे जो कि एक एलिमेंट रिसीव करेगा इनमें से और उस पर एक फंक्शन अप्लाई करेगा और इन सभी मेमोरी पोजीशन पे क्या करेगा, उसको मैप करेगा। ठीक है ना। अब कैसे करेगा देखते हैं। पहले हम यहाँ पर पोजीशन सबकी लिख देते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 9 तक ही लेते हैं। ठीक है, 9 तक लेते हैं, 10 लेने की जरूरत है। 10 हो गए हमारे यहाँ पर। ठीक है, ये एग्जैक्टली हम लोगों ने 11 ले लिया, हम टोटल 10 चाह रहे हैं। ठीक, इन 10 पोजीशन पे हमें क्या करना है, इन सभी को ऐड करना है। ठीक है, तो हम एक फंक्शन लिखेंगे जो कि एक एलिमेंट रिसीव करेगा और उस एलिमेंट की पोजीशन को डिफाइन करेगा। ठीक है, कि यहाँ पर इस मेमोरी में कहाँ पर वो जाना चाहिए। ठीक है, तो सपोज हम एक फंक्शन ले ले रहे हैं, इस एच ऑफ एक्स फंक्शन को हम कुछ इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, एच ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स मॉड 10, एक्स मॉड 10 ले ले रहे हैं, ये फंक्शन हम ले ले रहे हैं। ठीक है, इसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, सबको मैप करेंगे, इन सभी एलिमेंट को मैप करेंगे इसमें। ठीक है, तो एक एक एलिमेंट उठाते हैं हम लोग। सबसे पहले 2 उठाएंगे, 2 को 10 से मॉड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी, है ना। तो हमने इस 2 को उठाया और सेकंड पोजीशन पे रख दिया, 2 यहाँ आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद 11, 11 मॉड 10 क्या होगा, 1 होगा, तो 11 कहाँ पर जाएगा, 1 पोजीशन पे चला जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से 33 मॉड 10 क्या होगा, 3 होगा, तो ये थर्ड पोजीशन पे इसको हम डाल देते हैं। तो उसके बाद 24 मॉड 10 क्या होगा, 4 होगा, तो इसको फोर्थ पोजीशन पे डाल देते हैं। सॉरी, यहाँ पर हम एलिमेंट नहीं डाल रहे हैं, हम इंडेक्स ही लिखते जा रहे हैं, यहाँ पर एलिमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 24, यहाँ पर 33, यहाँ पर 24, सॉरी ये 2 है, ये 2 है। तो 2 की जगह 2 रहेगा।
ठीक है। और फिर 65 कहाँ जाएगा, मॉड करेंगे 10 से तो आएगा 5, यहाँ पर 65 को इंसर्ट करा देते हैं। 36 कहाँ जाएगा हमारा, 36 जाएगा 6 पे, 36 इसी तरीके से 87, 80 यहाँ पर जाएगा, 10 मॉड करेंगे 7 आएगा, इसी तरीके से 78 कहाँ जाएगा, यहाँ आएगा, और 9 कहाँ जाएगा, यहाँ आएगा, और 0 कहाँ जाएगा यहाँ। ठीक है, तो हमारे पास 10 एलिमेंट थे, 10 को हमने क्या कर दिया, मैप कर दिया इन 10 मेमोरी लोकेशन पे। अब सपोज एल्गोरिदम में सर्चिंग परफॉर्म हुई, सर्च करना हुआ कि 11 एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, तो सिंपली क्या करेंगे, 11 को 10 से मॉड करेंगे और यहाँ पर देख लेंगे फर्स्ट पोजीशन पे 11 है कि नहीं है, अगर 11 है तो रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से सपोज 24 को सर्च करना है कि इस एरे में है कि नहीं है, 24 मॉड 10 आएगा 4, फोर्थ पोजीशन पे 24 एग्जिस्ट कर रहा है तो ठीक है, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक था। ठीक है, इस तरीके के जो स्ट्रक्चर को बोला जाता है बेसिकली डायरेक्ट एड्रेस टेबल। क्या बोला जाता है, डायरेक्ट एड्रेस टेबल बोला जाता है। ठीक है, जहाँ पर हर एक एलिमेंट के लिए एक फिक्स पोजीशन डिसाइड होती है। ठीक है, बट अगेन थोड़ी सी प्रॉब्लम आना शुरू हुई। ठीक है, अगेन थोड़ी सी और प्रॉब्लम आई। क्या प्रॉब्लम आई, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पर है कि एक पोजीशन पे दो एलिमेंट आ सकते हैं, मतलब दो एलिमेंट आ सकते हैं। सपोज हम ये जो हमारा एरे है, एरे में हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देते हैं। ठीक है, हमने ये एरे ले लिया, इसको हमें इंसर्ट करना था इसमें, तो अब देखो कैसे करेंगे। पहले 2 आएगा, 2 को हमने 2 पे डाल दिया, मॉड 10, 2 मॉड 10 क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, 11 मॉड 10 क्या होगा, 1 होगा। 33 मॉड 10 क्या होगा हमारा, 3 होगा। बेसिकली मॉड का मतलब है अगर 10 से मॉड कर रहे हैं, 10 को मॉड कर रहे हैं तो जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है वही हमें मिलती है। ठीक है, तो ये जो जैसे हमें 2 है तो 2 मिलेगा, 11 में जो सबसे लास्ट बिट होगी वही मॉड मिलेगा, 33 में जो सबसे लास्ट वो होगा नंबर होगा वही हमें मिलेगा। ठीक है, 10 से मॉड करने पे कोई और नंबर लिख देंगे तब ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो 33, फिर अब 22 के लिए पोजीशन फाइंड आउट करते हैं हम लोग। 22 मॉड 10 वैल्यू क्या होगी हमारी, 2, लेकिन 2 पे ऑलरेडी हमने वैल्यू स्टोर करके रख रखी है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों एक ही पोजीशन के लिए क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। बेसिकली इसको बोलते हैं क्या, कोलिजन बोलते हैं। हैशिंग में क्या बोला जाता है, कोलिजन बोला जाता है। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम यहाँ पर ये अराइज हुई, क्या, कोलिजन की प्रॉब्लम। ठीक है, क्या प्रॉब्लम अराइज हुई, कोलिजन की प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, और दूसरी चीज और एक एक और प्रॉब्लम थी कि यहाँ तो सपोज हमने सिर्फ 10 ब्लॉक्स लिए हुए हैं। ठीक है, सपोज हमारा एरे का साइज बढ़ता है। ठीक है, तो हमें एक ऐसा हैश फंक्शन, यहाँ तो अभी एकदम सिंपल सा हैश फंक्शन लिया हमने एक्स मॉड 10, हमें एक ऐसा हैश फंक्शन डिजाइन करना पड़ेगा जिसकी वजह से कोलिजन ना हो। ठीक है, ये तो कोलिजन तो है ही समस्या, हमारे पास एक चैलेंज और आएगा कि हमें एक ऐसा हैश फंक्शन, बेटर हैश फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा जिसकी वजह से कोलिजन मिनिमम हो। कोलिजन होगा ये श्योर है, कोलिजन तो होना ही है, चाहे आप कितना भी अच्छा हैश फंक्शन लिख लो। ठीक है, अगर हमारे पास लिमिटेड मेमोरी है तो कोलिजन होना तय है, लेकिन फंक्शन कुछ ऐसा डिफाइन करना चाहिए कि जो कोलिजन है वो मिनिमाइज हो, क्या हो, कम हो। ठीक है, दो चैलेंजेस थे। ठीक, तो खैर डेटा स्ट्रक्चर जो आप लोग के उसमें है, क्या कहते हैं, कोर्स में है, वो है आपका क्या, कोलिजन कैसे अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, कोलिजन जो हो रहे हैं उनको अवॉइड कैसे किया जा सकता है। बाकी कोलिजन के लिए जो हैश फंक्शन है उसके लिए तो बहुत सारे एल्गोरिदम लिखे जाते हैं, तो एल्गोरिदम्स हमें वो नहीं पढ़ने, हमें क्या देखना है, अगर कोलिजन हो रहा है तो उस चीज़ को हम लोग अवॉइड कैसे कर सकते हैं। दो दो चैलेंजेस थे क्या, एक चैलेंज है कि एक बेटर हैश फंक्शन डिफाइन करना ताकि कोलिजन कम हो, और अगर कोलिजन हो रहे हैं तो कोलिजन को कैसे अवॉइड किया जा सकता है। ठीक है,
कोलिजन को कैसे अवॉइड किया जा सकता है। ये दो चीज़ें हैं। तो देखते हैं। हम लोग बात करेंगे कोलिजन के बारे में, बात करेंगे कोलिजन को अवॉइड कैसे किया जाए। तो बेसिकली कोलिजन को अवॉइड करने के लिए दो टेक्निक्स इंट्रोड्यूस करी गई। ठीक है, पहला है चेनिंग और दूसरा है हमारा क्या, दूसरा हमारा है प्रोबिंग। ठीक है, और यही आप लोग के सिलेबस में है। शायद आप लोग के सिलेबस में प्रोबिंग भी नहीं है, चेनिंग ही होगा। पता नहीं, लेकिन गेट के सिलेबस में जो है चेनिंग और प्रोबिंग दोनों है। ठीक है, तो अगर हम लोग चेनिंग की बात करें तो चेनिंग बेसिकली अवॉइड करता है किसको, कोलिजन को अवॉइड करता है, लेकिन कैसे। चेनिंग जब हम लोग परफॉर्म करते हैं तो हमें एक एक्स्ट्रा स्पेस की ज़रूरत पड़ती है। क्या ज़रूरत पड़ती है? एक्स्ट्रा स्पेस की ज़रूरत पड़ती है। कैसे कैसे चेनिंग करी जाती है देखते हैं। चेनिंग से कैसे हम लोग अवॉइड कर सकते हैं किसको, कोलिजन को, वो देखते हैं हम। अरे भी हम कुछ ऐसा ले रहे जा रहे हैं जिसमें कोलिजन हो। ठीक है, अभी तो फिलहाल एक सिंगल कोलिजन हो रहा है, थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करते हैं जिसमें कोलिजन हो। ठीक है, अ, ठीक है, कुछ इस तरीके का हमने एरे ले लिया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट पे हैश फंक्शन अप्लाई करेंगे। सपोज करते हैं हमारा हैश फंक्शन क्या है, एक्स मॉड 10। यही बेसिकली हैश होता है, यही जो हम लोगों ने डिज़ाइन किया वही हैश होता है। ठीक है, तो ये डिज़ाइन कैसे किया जाता है, इस हैश फंक्शन की मदद से। तो इस एरे को हमें क्या करना है, हैश में इम्प्लीमेंट करना है या हैश में इंसर्ट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पहला एलिमेंट उठाएंगे, उसको हैश करेंगे, सॉरी मॉड करेंगे 10 से। मॉड करने पे हमें क्या मिलेगा, 2 को मॉड करेंगे 10 से तो 2 मिलेगा। तो हमने क्या किया, सेकंड पोजीशन पे इस एलिमेंट को ऐड कर दिया। इनिशियली सब में क्या होगा, नल होगा, नल होगा, ये याद रखना। ठीक है, तो अगर सेकंड पोजीशन पे नल था तो हमने यहाँ क्या किया, 2 को ऐड कर दिया। इनिशियली सब में नल है मान के चलो। ठीक है, सेकंड आया 11। 11 मॉड 10 करेंगे तो वो किस पोजीशन पे जाएगा, इस पोजीशन पे जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 33 आएगा तो किस पोजीशन पे जाएगा, यहाँ जाएगा। अब आया 22। 22 को मॉड करेंगे 10 के साथ तो हमें मिलेगा 2। तो हम क्या करेंगे, पहले तो सेकंड पोजीशन चेक करेंगे एम्प्टी है कि नहीं। अगर एम्प्टी नहीं है तो उसके बाद हम क्या करेंगे, एक लिंक लिस्ट के थ्रू एक नोड ऐड करके यहाँ पर एलिमेंट को अटैच कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर एलिमेंट को अटैच कर देंगे और इसमें वैल्यू 22 डाल देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद 66 आया। 66 पहले देखा, चेक किया, खाली था, खाली है तो ठीक है, ऐड कर दो। 36 आया, अगेन खाली नहीं मिला हमें, 6 पोजीशन खाली नहीं मिला तो हम यहाँ पर एक लिंक लिस्ट अटैच कर देंगे या नोड अटैच कर देंगे। ठीक है, और इसमें वैल्यू क्या डाल देंगे, 66। फिर आया, सॉरी सॉरी 36। अगेन 88। 88 के लिए कहाँ जाएगा हमारा,
आ जाएगा 8 पोजीशन पे। 78 के लिए अगेन हमें लिंक ऐड करनी पड़ेगी एक। सेवेंटी एट और 90 कहाँ जाएगा हमारा 0 पोजीशन पे। 52 कहाँ जाएगा, अगेन सेकंड पोजीशन फिल है, उसके लिंक भी फिल है, तो एक और नोड ऐड कर देंगे इसी में। ठीक है, और यहाँ पर क्या डाल देंगे हम लोग 52। तो इस तरीके से अब जितने भी एलिमेंट आएंगे इस हैश में इंसर्ट सर कर। हैश टेबल। हाँ, इस हैश में हम लोग इंसर्ट करते सर हैश जाएंगे। टेबल हैश वैल्यू। हैश वैल्यू, हैश टेबल तो ये है, ठीक है, टेबल तो ये है, इसमें वैल्यू हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर एग्जैक्टली 52 इंसर्ट किया ना हमने, 22 इंसर्ट किया, तो ये सर वही कह रहे थे, इसी में इंक्लूड होता है वो। हाँ इसी में ऐड करते जाते हैं। बट यहाँ पर एक समस्या होती है, हैश को हम लोगों ने डिज़ाइन किया था ऑर्डर ऑफ 1 या कांस्टेंट टाइम में एक्सेस करने के लिए, है ना। बट सपोज हमारा जो एरे है वो कुछ इस तरीके से 2, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82, 92। अगर हमारा एरे ये है तो उस केस में क्या होगा, ठीक है, कुछ इस तरीके का एरे है, तो सारे के सारे कहाँ पर आ जाएंगे, ये सारे के सारे हैश, ये पूरी हैश खाली रहेगी, सिर्फ और सिर्फ सेकंड पोजीशन पे एक लिंक लिस्ट बन जाएगी। ठीक है, लिंक लिस्ट बन जाएगी, अगेन किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करने का जो टाइम होगा वो टाइम अगेन हमारा हो जाएगा ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगा। जितने एलिमेंट हैं उतने एलिमेंट, उतना ही टाइम हमें लगने लगेगा क्या, किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करने का। ठीक है, अगर एवरेज केस की बात करें हम लोग, तो एवरेज केस में चेनिंग में हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑर्डर ऑफ 1 होती है। ठीक है, कांस्टेंट टाइम होती है एवरेज केस में, लेकिन वर्स्ट केस में हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है वो क्या हो जाती है, ऑर्डर ऑफ एन हो जाती है। ठीक है, सपोज सारे के सारे एलिमेंट इसी जगह अटैच हो गए। और दूसरा डिमेरिट क्या है, ऑर्डर ऑफ एन में तो टाइम हुआ, हैश हमारा खाली था, उसके बाद भी हम इन सभी एलिमेंट को हमें क्या करना पड़ा, लिंक लिस्ट में इंसर्ट करना पड़ा। ठीक है, तो ये डिमेरिट हो जाती है इस चेनिंग मेथड की, हैश खाली होने के बावजूद भी हम इसको इन वैल्यू को हैश टेबल में ना इंसर्ट करके लिंक में हमें इंसर्ट करना पड़ रहा था। ठीक है, डायरेक्ट एड्रेस टेबल जो हमारा था, डायरेक्ट एड्रेस टेबल, उसका यूज ना करके हमें लिंक लिस्ट में ऐड करना पड़ रहा था। ठीक है, तो ये था डिसएडवांटेज किसका, चेनिंग का। इसमें जो ऑन एन एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑर्डर ऑफ 1, वर्स्ट केस टाइम को ये क्वेश्चन पूछा जाता है चेनिंग मेथड में, एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी और वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। तो एवरेज और बेस्ट होगी ऑर्डर ऑफ 1 यानी कि कांस्टेंट टाइम, और वर्स्ट केस में हमारा क्या होगा, ऑर्डर ऑफ एन टाइम लगेगा किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं चेनिंग की जो समस्या है, चेनिंग की समस्या क्या है। चेनिंग की समस्या है कि आप हैश खाली होने के बावजूद भी उसमें एंट्री कर नहीं पा रहे थे लिंक लिस्ट में, आपको ऐड करना पड़ रहा था सारे एलिमेंट्स को, है ना। लिंक लिस्ट में सारे एलिमेंट को आपको एडिशन करना पड़ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर आई सेकंड सेकंड मेथड इंट्रोड्यूस किया गया जिसको बोलते हैं ओपन एड्रेसिंग या प्रोबिंग। ठीक है, वैसे इन जनरल बोला जाता है ओपन एड्रेसिंग, इसको बोला जाता है। ठीक है, ओपन एड्रेसिंग। अब ओपन एड्रेसिंग में क्या करते हैं, ऐसा क्या करते हैं कि हमारा जो है वही हैश वापस से काम आ जाता है। देखते हैं इस चीज़ को, देखते हैं कैसे करता है ये काम। तो सबसे पहले एक है हैश हम लोग डिज़ाइन कर लेते हैं।
ये हमारा हैश है, इसमें हम कुछ वैल्यूज इंसर्ट करने वाले हैं। सपोज करते हैं वैल्यू हमारी 100 टू मान के चलते हैं हमारी वैल्यू होने वाली है 1000 तक। ठीक है, हम थोड़ा सा रेंज और बढ़ा देते हैं। ठीक है, 100 टू 1000 होने वाली है। तो हम एक एरे ले रहे हैं, सपोज टू सपोज ये हमारे एलिमेंट हैं। अब बिना एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ किए हमें इन सभी एलिमेंट को इसके अंदर इंसर्ट करना है, इस हैश में इंसर्ट करना है। तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ओपन एड्रेसिंग में हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा हैश फंक्शन है ना, जो हमारा हैश फंक्शन है वो कुछ इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं कि सपोज हम जिस पर्टिकुलर पोजीशन पे एलिमेंट को इंसर्ट करने जा रहे हैं वो पहले से ऑक्युपाइड है, तो हम उस पर्टिकुलर एलिमेंट के इंसर्शन के लिए फिर से लोकेशन का प्रिडिक्शन करेंगे, बट दूसरी लोकेशन अब प्रिडिक्ट करेंगे। जैसे अभी हम लोग क्या कर रहे थे, जैसे मान के चलते हैं यहाँ पर हमारा है कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है, ये 333 और 23। ठीक है, सबसे पहले 333 यहाँ पर आ जाएगा, थर्ड पोजीशन पे आ जाएगा। अब सपोज हम लोग 23 को इंसर्ट कर रहे हैं इस टेबल में, तो अगेन हमें क्या मिलेगा, मॉड वैल्यू मिलेगी 3, मॉड 10 की वैल्यू मिलेगी 3। ठीक है, तो हम लोग इस 23 को इंसर्ट करने के लिए फिर से प्रिडिक्शन करेंगे कि इसकी नई पोजीशन क्या होनी चाहिए। ठीक है, और जो ये प्रिडिक्शन करेंगे वो हम लोग एक मॉडिफाइड हैश फंक्शन के बेसिस पे करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। सपोज हमारा हैश फंक्शन कुछ इस तरीके से है, अभी सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, एक्स मॉड 10 हमारा हैश फंक्शन ये था। हमने इस फंक्शन पे अप्लाई किया क्या, सॉरी, इस एलिमेंट को इस फंक्शन में अप्लाई किया तो हमें मिली क्या वैल्यू, 3 मिली। ठीक है, अब सपोज हमारा थर्ड पोजीशन पहले से फिल्ड थी, तो हम एक और हैश फंक्शन जिसको बोल लेंगे एच डैश, उसको एक्स के बेसिस पे एक एक्स और आई इस तरीके से रीडिज़ाइन करेंगे। एक्स और आई के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, रिप्रिडिक्शन करेंगे। और आई क्या है ये चीज़ देखते हैं। आई कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, अगर ओपन एड्रेसिंग की बात करें तो आई कोई भी वैल्यू हो सकती है जिसको हम लोग इस हैश फंक्शन में कहीं ना कहीं यूज़ करने जा रहे हैं। ठीक है, इस हैश फंक्शन में कहीं ना कहीं यूज़ करने जा रहे हैं। अब ये आई का एक सिंपल सा एग्जांपल लेके चलते हैं कि हम सपोज इस आई वैल्यू को कुछ इस तरीके से यूज़ करने जा रहे हैं। जैसे हमने लिखा एक्स प्लस आई, अब इसका होल मॉड, और ये आई की वैल्यू स्टार्ट कहाँ पर होगी, एंड कहाँ पर होगी, इसकी भी बात करते हैं। ठीक है, हमने इस हैश फंक्शन को मॉडिफाई कर दिया इस तरीके से। ओपन एड्रेसिंग में हम लोगों ने इस तरीके से मॉडिफाई किया। ठीक है, अब आई की वैल्यू कैसे वैरी करेगी ये देखते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग 333 के लिए प्रिडिक्शन कर रहे थे कि इसकी पोजीशन कहाँ पर होनी चाहिए, तो हमें मिली वैल्यू 3। नेक्स्ट हमारा आया 23। 23 को पहले हैश फंक्शन में पास किया हम लोगों ने। हैश फंक्शन में हमें आउटपुट मिला क्या, 3। अगर आउटपुट 3 मिला तो हम इस फंक्शन में अप्लाई करेंगे। अब की बार जो हमारी वैल्यू होगी हैश के लिए वो कुछ इस तरीके से होगी, एच ऑफ एक्स, मतलब कि हम किसके लिए प्रिडिक्शन करने जा रहे हैं, 23 के लिए प्रिडिक्शन करने जा रहे हैं। और हमारा ये जो प्रिडिक्शन नंबर है वो क्या है, फर्स्ट जीरोथ, जो जीरोथ नंबर था, मतलब फर्स्ट टाइम जब हम लोगों ने प्रिडिक्शन किया था तो वो हमें भरा हुआ मिला।
तो ये अब हम सेकेंड टाइम प्रिडिक्शन कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने आई की वैल्यू क्या ले ली, 1 ले ली, इक्वल्स टू, अब क्या होगा यहाँ पर x की जगह x रख देंगे, i की जगह 1 रख देंगे, x की जगह 23 प्लस i की वैल्यू 1 मॉड 10। ठीक है, अब यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं 24 मॉड 10, 24 मॉड 10 क्या होगा, 4 होगा, फोर्थ पोजीशन पे ये चला जाएगा। ठीक है, 23 कहाँ चला जाएगा, फोर्थ पोजीशन पे। बट अगेन एक प्रॉब्लम आएगी, सपोज फोर्थ भी भरा हुआ, मान मान के चलते हैं फोर्थ भी भरा हुआ मिला हमें, मान लेते हैं पहले से यहाँ पर कोई एलिमेंट इंसर्टेड था, तो क्या करेंगे हम, अगेन क्या करेंगे, प्रोबिंग करेंगे। ये जो प्रिडिक्शन हम कर रहे हैं इसको बोलते हैं प्रोबिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोबिंग बोलते हैं। नेक्स्ट प्रोबिंग करेंगे हम लोग कि आखिर अब कहाँ पर ये एलिमेंट को इंसर्ट किया जा सकता है। तो ये अब हम लोग सेकेंड टाइम करने जा रहे हैं, पहले सॉरी थर्ड टाइम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अगेन हम लोग 23 लिखेंगे और इसकी प्रोबिंग हम लोग करने जा रहे हैं क्या, थर्ड टाइम। तो एक कम, जैसे यहाँ पर 0 टाइम किया था, सॉरी 1 टाइम किया तो यहाँ पर 0 लिया गया था, आई की वैल्यू मान लो 0, सेकेंड टाइम 1 लिया गया, थर्ड टाइम कर रहे हैं 2 लिया गया। तो अब 2 के लिए हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, 23 प्लस 2 मॉड 10। ठीक है, तो इस तरीके से अब हमारा क्या होगा, थर्ड टाइम प्रोबिंग हुई, अगेन भरा हुआ मिल गया वहाँ पर वैल्यू, अगेन सपोज यहाँ पर फिफ्थ 25 आएगा, 25 मॉड 10 5 आएगा, फिर फिफ्थ पोजीशन फिर से भरी हुई थी, तो अगेन प्रोबिंग करेंगे हम लोग। कब तक करेंगे, जब तक इसके लिए हमें करेक्ट पोजीशन नहीं मिल जाती। ठीक है, सॉरी 3, और इसको लीनियरली इंक्रीज कर सकते हैं हम लोग, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर सकते हैं आई की वैल्यू को, जैसे चाहे क्वाड्रेटिकली इंक्रीज कर सकते हैं, जैसा चाहेंगे वैसे इंक्रीज कर सकते हैं, या तो हम लीनियरली इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, तो इस आई की वैल्यू के बेसिस पे भी जो ओपन एड्रेसिंग है उसको जो है दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, बेसिकली तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है लीनियर प्रोबिंग होता है, दूसरा होता है क्वाड्रेटिक प्रोबिंग होता है, एक और होता है डबल हैश। तीनों के बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, एक्चुअली लीनियर प्रोबिंग में भी एक प्रॉब्लम होती है, फिर उसके बाद लीनियर प्रोबिंग की जो प्रॉब्लम थी उसको दूर करने के लिए हम लोगों ने क्वाड्रेटिक प्रोबिंग डिफाइन किया। ठीक है, क्वाड्रेटिक में एक और प्रॉब्लम हुई तो उसको रिमूव करने के लिए हम लोगों ने डबल हैश यूज किया। अब एक एक करके प्रॉब्लम्स देखेंगे, फिर उनका सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लीनियर प्रोबिंग में हम क्या कर रहे हैं, आई की वैल्यू को लीनियरली इंक्रीज करके यहाँ पर लीनियर फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। ये जो फंक्शन है आई एक्स प्लस आई, यहाँ पर किसी भी वेरिएबल के पावर 2 नहीं है, क्वाड्रेटिक नहीं है, सबकी पावर 1 है, तो लीनियरली ये इंक्रीज कर रहा है आई की वैल्यू। ठीक है, तो जब हैश फंक्शन लीनियर होता है उस केस में ओपन एड्रेसिंग, इस तरीके की ओपन एड्रेसिंग को बोला जाता है लीनियर एड्रेसिंग। अगर हमारा फंक्शन इक्वेशन लीनियर है, कोई भी क्वाड्रेटिक उसमें टर्म नहीं है, तो उस केस में इस तरीके के फंक्शन को बोला जाता है लीनियर प्रोबिंग फंक्शन बोला जाता है। ठीक है, या हैशिंग बोला जाता है, लीनियर प्रोबिंग हैशिंग बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लीनियरली इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आएगी, एक नहीं बल्कि दो प्रॉब्लम आती हैं, लीनियर प्रोबिंग में दो प्रॉब्लम आती हैं। अच्छा, पहले एक काम करते हैं, जितने एलिमेंट हैं हम उन सबको इंसर्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे लीनियर प्रॉबिंग की प्रॉब्लम्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 2 को इंसर्ट करने जा रहे हैं, तो 2 को हमने इंसर्ट कहाँ किया, 2 पे, क्योंकि अभी पूरा खाली है, खाली है तो हमने इंसर्ट कर दिया। 67 कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर 67, 333, 98, 56, 6 पे आएगा, 6, 23, 23 3 पे आएगा, लेकिन हमारा क्या है, ऑलरेडी फील्ड है, तो हम यहाँ पर लीनियर प्रोबिंग करते हैं इसकी। तो 23 प्लस फर्स्ट टाइम प्रोडक्शन, मतलब वो करने जा रहे हैं हम लोग, सेकंड टाइम करने जा रहे हैं, तो एक कम प्लस मॉड मॉड 10। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हुई, 24, तो 24 पे हम लोगों ने इंसर्ट कर दिया। ठीक है, 23। ठीक है, सॉरी 24 मॉड 10, तो फोर्थ पोजीशन पे 23 हम लोगों ने इंसर्ट कर दिया। 24 मॉड 10 4 आएगा, तो फोर्थ पोजीशन पे 23 ऐड कर दिया। फिर आए 99, 99 ऐड कर, 8, 8 अगेन फील्ड है, पहले से फील्ड है। ठीक है, तो 8 के लिए अगेन प्रॉबिंग करेंगे हम लोग, तो 8 प्लस 1
मॉड क्या हुआ 9, 9 अगेन फील्ड है, 9 अभी भी नहीं खाली है, 9 पोजीशन नहीं खाली, तो अगेन प्रॉबिंग करेंगे हम लोग। तो 8 प्लस 2, आई की वैल्यू एक इंक्रीमेंट करेंगे और मॉड क्या हुआ 10, 10 मॉड 2 0, तो 0 पोजीशन पे चला गया। 8 ट्रिपल वन, ट्रिपल वन तो आ जाएगा आराम से। 55, 55 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो सारे के सारे एलिमेंट हमारे इसी इसी स्पेस के अंदर आ गए, ठीक है, इसी स्पेस के अंदर आ गए। अब सपोज किसी एलिमेंट को सर्च करना हुआ, एल्गोरिदम में सर्च करना हुआ, तो क्या करेंगे, सबसे पहले एलिमेंट को मॉड करेंगे फर्स्ट प्रोबिंग के साथ, ठीक है। फर्स्ट प्रोबिंग के साथ अगर वो मिल गया, जैसे हम 2 को सर्च कर रहे थे, 2 अगर हमें मिल गया तो बहुत बढ़िया है, रिटर्न कर देंगे उसको। लेकिन सपोज हम सर्च कर रहे थे किसको, 8 को सर्च कर रहे थे, तो पहले 8 मॉड 10 करेंगे, मिला 8 पोजीशन पे मिला, हमें नहीं मिला, फिर अगेन नेक्स्ट प्रॉबिंग करेंगे, 8 प्लस 1 मॉड 10 मतलब 9, 9 पोजीशन पे क्या 8 है, नहीं है, अगेन प्रॉबिंग करेंगे, 8 प्लस 2 मॉड 10 मतलब 10 मॉड 10 क्या हुआ 0, तो क्या 0 पोजीशन पे वैल्यू है एग्जिस्ट कर रही है, तो वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है हमारी, तो हम रिटर्न कर देंगे। तो इस केस में भी जो हमारा एवरेज एवरेज जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो ऑर्डर ऑफ 1 होती है, ठीक है, क्या होती है, ऑर्डर ऑफ 1 होती है, ठीक। कांस्टेंट टाइम में हम सारी एलिमेंट को एक्सेस कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रही है ये देखते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम लोग यहाँ पर एलिमेंट के इंसर्शन की बात करें तो हम लोग क्या कर रहे हैं, लीनियरली वैल्यू एक एक एलिमेंट की पोजीशन को चेक कर रहे हैं। जैसे अगर 55 55 अगर यहाँ पर नहीं आता, सपोज मान लेते हैं फिफ्थ पोजीशन पर नहीं आता, तो हम 6 को चेक करते, 60 सिक्स पोजीशन पे भी नहीं आता तो 7 को चेक करते हैं। बेसिकली हम लोग ये जो फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा यहाँ पर यही हो रहा है। देखो जैसे 8 को हम इंसर्ट कर रहे थे, तो क्या किया हमने, पहले 8 को चेक किया, फिर 9 को चेक किया, फिर 0 को चेक किया, फिर 1 को चेक करते अगर 0 भरा होता, फिर 2 को चेक करते, 3 को चेक करते, 4 को चेक करते, 5 को, 6 को, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते, जो एक सीरियल वे में हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली सर्च कर रहे हैं कौन सा ब्लॉक हमारा खाली है। इस हैश फंक्शन का कोई मतलब रह नहीं गया, बस हम क्या कर रहे हैं, एक सर्च वे में वो कर रहे हैं, मतलब लीनियर वे में हम क्या कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं कि हमारा जो एलिमेंट है वो किस जगह फिट बैठ जाएगा। अगर 8th पोजीशन पे आना था, 8 पे नहीं मिला, तो अब कहीं पर भी रखो क्या फर्क पड़ता है, और उसको सर्च करने के लिए हमें बार बार एरे को ट्रैवर्स करना पड़ेगा या हैशिंग करना ही पड़ेगा, है ना। तो ऑर्डर ऑफ एन टाइम भी जा सकता है इस केस में, ऑर्डर ऑफ एन टाइम। सपोज इसको हम इंसर्ट करते करते यहाँ पर 7 पे इंसर्ट किया हमने आके, ये पहले इस पे इंसर्ट करना चाहते थे 8 को, यहाँ पर भरा मिला, यहाँ पर भी भरा मिला, ये भी भरा, 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 ये भी, यहाँ पर हमें जगह मिला तो यहाँ पर हमने इंसर्ट कर दिया। तो इस केस में भी जो वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगी, ठीक है। वर्स्ट केस की बात कर रहे हैं हम, याद रखना वर्स्ट केस में, ठीक है, वर्स्ट केस में। तो इस तरीके की समस्या आई, और इसमें एक तरीके का क्लस्टर फॉर्म होता है, ठीक है, क्या फॉर्म होता है, एक तरीके का क्लस्टरिंग क्लस्टर फॉर्म होता है। क्लस्टर क्या होता है जरा सा देखते हैं हम लोग। सपोज यहाँ पर हमारा जो ये है क्या कहते हैं इसको, जो एड हैश है, हैश टेबल है, इसमें ना होगा क्या कि प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे जो एलिमेंट इंसर्ट किए जाएंगे वो एक ही जगह मिलेंगे मैक्सिमम टाइम, जब आप लोग इस तरीके से इंसर्शन करोगे, क्योंकि एक के बाद एक इंसर्शन हम लोग चेक कर रहे हैं, एक मतलब जो करंट पोजीशन पे अगर हमें नहीं मिला तो उसका नेक्स्ट, फिर दूसरा एलिमेंट आएगा उसको भी इसी तरीके से चेक करेंगे। तो यहाँ पर एक अगर हमारा हैश थोड़ा सा बड़ा है, हैश बड़ा है, तो क्या होता है कि एक एक क्लस्टर से बन जाते हैं पूरे हैश में, ठीक है। हम क्या करेंगे, जैसे सपोज किसी एलिमेंट को इंसर्ट करना हुआ, अगर यहाँ पर नहीं मिला तो यहाँ पर, फिर यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, तो ये क्या होता है, एक क्लस्टर फॉर्म कर देता है, ठीक है, क्या करता है, एक क्लस्टर फॉर्म कर देता है इस तरीके का, ठीक है। फिर अगेन कोई दूसरा एलिमेंट है उसको इंसर्ट कर रहे हैं तो उसके लिए भी एक क्लस्टर फॉर्म हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक क्लस्टर की प्रॉब्लम आती है कि
अगर ये क्लस्टर पूरा भरा हुआ है, अगर ये क्लस्टर पूरा भरा हो तो उस केस में जो हमारा सर्चिंग टाइम हो जाएगा वो ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सर्चिंग टाइम हमारा ऑर्डर ऑफ एन। हमें एक एक करके सारे एलिमेंट फिर सर्च करने पड़ेंगे, तब जाके हमें कहीं वो पर्टिकुलर एलिमेंट मिलेगा, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि अगर 8 पे नहीं खाली तो यहाँ पर, फिर यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। बेसिकली क्या है, क्लस्टर की वजह से ऐसा हो रहा है। इवन अगर हमें कोई एलिमेंट इंसर्ट भी करना हुआ तो उस केस में हमारा इस पूरे क्लस्टर से होके गुजरना पड़ेगा, तब जाके हमें एक करेक्ट पोजीशन मिलेगी। जैसे हम सपोज इंसर्ट करने जा रहे थे, मान के चलते 1 को, ठीक है, और हमारा जो हैश है वो कुछ इस तरीके का, ठीक है, मतलब उसमें 10 एलिमेंट, 11 एलिमेंट। अब 1 को इंसर्ट करने जा रहे हैं, ये 1 वाला भरा मिल गया उसे, फिर अगेन 2 भी भरा मिला, 3 4 5 6 7 8 9 सारे भरे मिले, लास्ट में हमें ये जगह खाली मिली। तो हमें इस पूरे क्लस्टर से होकर गुजरना पड़ेगा, तब जाके हमें ये खाली पोजीशन मिलेगी। ठीक है, इन जनरल क्या होता है कि जितने भी एलिमेंट हम फिर इंसर्ट करते हैं हैश में, एक के बाद एक सारे एलिमेंट को उस क्लस्टर से होके गुजरना पड़ता है, और हमारी जो सर्चिंग टाइम हो जाती है वो ऑर्डर ऑफ एन हो जाती है। ठीक है, तो वर्स्ट केस की बात कर रहे हैं। बेस्ट केस में तो हमारा, या एवरेज केस में ऑर्डर ऑफ वन होगा, लेकिन वर्स्ट केस में ऑर्डर ऑफ एन हो सकता है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, क्लस्टर हमारा क्या होता जा रहा है, बनता जा रहा है, और जो प्रोबेबिलिटी होती है कि ये वाला ब्लॉक में अब डेटा फिल होने वाला है, उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे अगर फर्स्ट एलिमेंट की पोजीशन हमें नहीं मिली तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि ये वाला भरा जाएगा, अगर ये भी नहीं मिला तो ये और कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, हम रैंडमली यहाँ पर मूव कर ही नहीं सकते, है ना। तो जब तक हम इस क्लस्टर को पूरा क्रॉस नहीं कर लेते हैं, तब तक हम इस पोजीशन पे नहीं आ सकते। ठीक है, तो इस तरीके के जो क्लस्टर फॉर्म होते हैं इनको बोला जाता है प्राइमरी क्लस्टरिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्राइमरी क्लस्टरिंग बोला जाता है। और ये एक समस्या है किसकी, लीनियर प्रॉबिंग की। ठीक है, बेसिकली एक टर्म और इंट्रोड्यूस है हैशिंग में, वो है प्रोबिंग सीक्वेंस। प्रोबिंग सीक्वेंस क्या होता है लोग पूछते हैं। ठीक है, तो प्रोबिंग सीक्वेंस क्या होता है ये भी देख लेते हैं। तो सपोज हमें 1 को इंसर्ट करना है, 1 को इंसर्ट करना है इस हैश में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 10 से मॉड करेंगे। 10 से मॉड किया हम लोगों ने, तो हमें वैल्यू क्या मिली, 1 मिली। ठीक है, 1 चेक किया, क्या खाली है, नहीं खाली है, सेकंड पे गए। अब नेक्स्ट टाइम हम लोग ये सेकंड हैश अप्लाई करेंगे इस पर। ठीक है, तो 1 + 2 mod 10, क्या वैल्यू आई, 2। तो सेकंड प्रॉबिंग क्या, कहाँ पर हम लोग करने वाले हैं, सेकंड पोजीशन पे करने वाले हैं। फिर अगेन 2 भी भरा हुआ है, नेक्स्ट प्रोबिंग करेंगे, 1 + 2 मतलब 3 mod 10, क्या हुआ, 3। तो सेकंड प्रॉबिंग सीक्वेंस क्या हुआ, 3। ठीक है, तो एक एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए जो हमारी सीक्वेंस फॉर्म होती है उसको बोलते हैं प्रोबिंग सीक्वेंस। मतलब यह इस हैश फंक्शन जो हम लोगों ने मॉडिफाई किया है, ठीक है, उस हैश फंक्शन में जो भी हमें आउटपुट मिल रहा है, जो भी इंडेक्स मिल रही है जहाँ एलिमेंट को इंसर्ट करना है, वो इंडेक्सेस को बोला जाता है, उन इंडेक्सेस को बोला जाता है प्रोबिंग सीक्वेंस। तो यहाँ पर जो प्रोबिंग सीक्वेंस हमें मिलने वाला है वो कुछ इस तरीके से मिलेगा। पहले 1 2 3, फिर 4 5 6 7 8 9, फिर उसके बाद वापस क्योंकि मॉड लगा हुआ है तो 0 से हमारा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल प्रोबिंग सीक्वेंस हमारे कितने हो जाएंगे, जितना इस हैश का साइज होगा, जितना इस हैश का साइज होगा उसी के बेसिस पे हमारा क्या हो जाएगा, प्रोबिंग सीक्वेंस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। 1 के लिए जो प्रोबिंग सीक्वेंस निकल के आया हमारा, क्या निकल के आया, यही निकल के आया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर 0। सपोज इसमें हमें 5 इंसर्ट करना था, सपोज हमारा 1 अभी इंसर्ट नहीं हुआ। ठीक है, 1 इंसर्ट हो गया या नहीं इंसर्ट हुआ कोई बात नहीं, बस हम अभी प्रोबिंग सीक्वेंस के बारे में बताना चाह रहे हैं। सब मान लेते हैं अच्छा इंसर्ट ही हो गया, इंसर्ट हो गया, कहीं पर भी इंसर्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमें 5 को इंसर्ट करना है। तो 5 पोजीशन तो फुलफिल्ड है। ठीक है, तो पहली प्रोबिंग इसकी क्या होगी, 5 होगी, 5 फुल है। फिर उसके बाद कहाँ जाएंगे हम लोग, 6 पे जाएंगे, फिर 7 पे जाएंगे, 8 पे जाएंगे, 9 पे जाएंगे, फिर वापस कहाँ पहुँचेंगे, 0 पे, फिर 1 पे, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे। तो इस तरीके से अगेन हमारा क्या हो जाएगा, प्रोबिंग क्या हो जाएगी, यही लीनियरली हमारी सारी चीज़ें पढ़ेंगी। तो अगर एक की के इंसर्शन की प्रोबिंग है 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 से लेकर 0 तक, और किसी दूसरे एलिमेंट, यहाँ सपोज मान लेते 11 है। ठीक है, 11 की प्रोबिंग सीक्वेंस क्या होगी, 11
भी प्रोबिंग सीक्वेंस होगी हमारी 1 2 3 4 5 से लेकर 0 तक, ठीक है। अगर एक एलिमेंट जिसका प्रोबिंग फर्स्ट प्रोबिंग नंबर दूसरे एलिमेंट के फर्स्ट प्रोबिंग नंबर के बराबर हो गया, जैसे 1 का प्रोबिंग नंबर क्या होगा 1 होगा, 11 का प्रोबिंग नंबर क्या होगा 1 ही होगा, है ना। तो अगर एक का प्रोबिंग नंबर 1 आ रहा है तो दूसरे एलिमेंट का भी प्रोबिंग नंबर 1 ही आया है, तो उस केस में दोनों का प्रोबिंग सीक्वेंस सेम हो जाता है। क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। तो सपोज 1 के बाद हम लोग 11 को इंसर्ट करने वाले थे, तो अगेन हमें इन सभी क्लस्टर से होकर गुजरना पड़ेगा, तभी जाके हम इंसर्ट कर पाएंगे, ठीक है। अगेन हम इन सभी क्लस्टर से ये जो क्लस्टर हैं इन सभी क्लस्टर से होके गुजरना पड़ेगा, इन सभी प्रोविंस सीक्वेंस से होके गुजरना पड़ेगा। उसी के बाद हम लोग ये डिसाइड कर पाएंगे कि 11 को एंट्री मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ठीक है। तो जबकि हम ऑलरेडी ये चीज जज कर चुके हैं, 1 के केस में हम लोग जज कर चुके हैं कि ये सारे खाली नहीं है, उसके बाद भी हम अगेन 11 के लिए ये सारे के सारे हम लोग चेक कर रहे हैं कि यहाँ पर हमें खाली मिलेगा कि नहीं, खाली मिलेगा कि अरे जब 1 में नहीं मिला तो 11 में कैसे खाली मिलेगा, है ना, क्योंकि प्रोबिंग सीक्वेंस तो वही है। तो यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम आ रही है, जो प्रोबिंग की वजह से जो क्लस्टर बन रहे हैं, ठीक है, इनको बोला जाता है सेकेंडरी क्लस्टरिंग। बोला जाता है कि प्रोबिंग सीक्वेंस ऑफ वन एलिमेंट अगर प्रोबिंग सीक्वेंस ऑफ सेकंड एलिमेंट के बराबर है तो दोनों की प्रोबिंग सीक्वेंस सेम होगी और उसकी वजह से जो क्लस्टर फॉर्म होगा वो सेम होगा, ठीक है। तो इसको बोला जाता है सेकेंडरी क्लस्टरिंग। तो दो तरीके की प्रॉब्लम हुई, एक तो क्लस्टर फॉर्म हो रहे थे हमारे ये, और दूसरा जो एक अगर एलिमेंट की प्रोबिंग दूसरे एलिमेंट की प्रोबिंग के सीक्वेंस के बराबर है तो उस केस में दोनों सेम सीक्वेंस को फॉलो कर रहे थे, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर एक में नहीं मिला तो चलो दूसरे को कुछ और ट्राई करना चाहिए ताकि जल्दी मिल जाए उसके लिए जगह में, है ना। तो ये दो प्रॉब्लम्स थी, एक तो प्राइमरी क्लस्टरिंग और दूसरा क्या था, सेकेंडरी क्लस्टरिंग। तो इनको दूर करने के लिए और दूसरी प्रोबिंग सॉरी ओपन एड्रेसिंग टेक्निक आई, जैसे ये तो लीनियर हो गया, दूसरा आया फिर क्वाड्रेटिक प्रोबिंग। क्या आया, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग। क्वाड्रेटिक प्रोबिंग में क्या करते हैं देखते हैं। क्वाड्रेटिक प्रोबिंग में जो हम लोग लीनियर फंक्शन यूज कर रहे थे उसको क्वाड्रेटिक बना देते हैं और कुछ नहीं। तो हमारा जो फंक्शन था एच ऑफ एक्स कॉमा आई, जो फंक्शन हमारा इस तरीके से था एक्स प्लस आई फिर मॉड 10, ठीक है। उसको हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, ठीक है। क्या चेंज करेंगे, चेंज कुछ इस तरीके से करेंगे। सपोज हमने लिख दिया एच डैश ऑफ एक्स कॉमा आई इक्वल्स टू एक्स प्लस आई स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, आई स्क्वायर मॉड 10, ठीक है। कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। अ, तो इस केस में देखो क्या होगा, हमारा एटलीस्ट प्राइमरी क्लस्टरिंग की प्रॉब्लम दूर होगी, ठीक है। बेसिकली अब तक क्या हो रहा था कि अगर ये वाला हमारा ब्लॉक भरा हुआ है तो मोस्ट सेकंड ब्लॉक के भरे होने का चांस ज़्यादा हो रहा था, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो रही थी। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें हमें बेसिकली करना ये था कि अगर पहला वाला भरा हुआ मिला है तो हम कोशिश करें कि नेक्स्ट वाले को ना चेक करें। प्राइमरी क्लस्टरिंग में यही हो रहा था कि अगर पहला भरा हुआ मिला है तो उसके नेक्स्ट वाला भरे होने का चांस ज़्यादा था, बढ़ता जा रहा था, उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ती जा रही थी। तो उस केस में हम कुछ ब्लॉक स्किप करके अगर हम लोग किसी भी तरीके से प्रॉबिंग कर सके तो प्राइमरी क्लस्टर हमारा टूट जाएगा, ठीक है। तो क्लस्टर बेसिकली एक बंच होता है, ग्रुप होता है, ठीक है, जहाँ पर एक सारी चीज़ें एक साथ रहती हैं, ठीक है। तो क्लस्टर नाम से नहीं घबराना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा एक्स प्लस आई स्क्वायर मॉड 10, ठीक है, एक्स प्लस आई स्क्वायर मॉड 10। तो अगेन हम लोग कुछ एलिमेंट इंसर्ट करते हैं, देखते हैं ये कैसे प्राइमरी क्लस्टर को कैसे तोड़ता है, ठीक है। प्राइमरी क्लस्टर को कैसे तोड़ता है ये देखते हैं।
हम एलिमेंट इंसर्ट करते हैं, ठीक है, एक एक करके एलिमेंट इंसर्ट करते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे। सपोज हमें 2 इंसर्ट करना है, सेकंड पोजीशन हमारी खाली है, हमने इंसर्ट कर दिया। 67, 67 पे इंसर्ट कर देते हैं 7 पोजीशन। 333, 98, 56, 23। 23 के केस में हम लोग जो प्रॉबिंग होगी, सबसे पहले हमें प्रॉबिंग सीक्वेंस क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले हमें प्रॉबिंग सीक्वेंस मिलेगा क्या, 3। तो सबसे पहले आई की वैल्यू यहाँ पर 0 होगी, आई की वैल्यू 0 होगी तो x प्लस 0 मॉड 10 क्या होगा, 3 मिला, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉबिंग करेंगे 1 के साथ, तो यहाँ पर क्या करेंगे, x प्लस आई स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 मॉड 10, ठीक है, मॉड 10। तो यहाँ पर क्या मिला, x की वैल्यू क्या है 3, सॉरी 23, 23 प्लस 1 24, क्या मिलेगा मॉड 10, 4 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्थ पोजीशन पे हम लोगों ने इंसर्ट कर दिया 24, ठीक है, सॉरी 23। सपोज अब नेक्स्ट एलिमेंट हम कुछ और लेते हैं, यहाँ पर अभी थोड़ा सा कोलाइड नहीं हो रहा है तो समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, कोलाइड करवाते हैं फिर उसके बाद समझते हैं। अगेन हमारा सपोज एलिमेंट आया 3, 3 को हमें इंसर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर x की वैल्यू 3, i की वैल्यू 0, तो 3 प्लस 0 मॉड 10 क्या आएगा, 3, तो थर्ड पोजीशन भरी हुई है। नेक्स्ट 3 प्लस 1 मॉड 10 क्या आया, 4, 4 पोजीशन भी भरी हुई है। नेक्स्ट 3 प्लस 2 का स्क्वायर, अब की बार क्या होगा, नेक्स्ट प्रोबिंग देखो, x की वैल्यू हमारी क्या है, सॉरी 3 प्लस आई की वैल्यू इस समय 2 होगी तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 मॉड 10, ठीक है, कितना हुआ 7। तो अब देखो पहले इसको हमने प्रूव किया, 3 को प्रूव किया, फिर उसके बाद 4 को प्रूव किया वापस। अब इसके नेक्स्ट वाला प्रूव नहीं करेंगे, कहाँ पर प्रूव करेंगे, अब सीधे डायरेक्ट जंप करेंगे 7 पे। तो अब हमारा क्लस्टर यहीं पर ब्रेक हो गया, ठीक है, 4 के बाद अब ब्रेक हो गया, कहाँ पहुँच गए हम लोग 7, ठीक है। प्राइमरी क्लस्टर तो इस तरीके से हमारा टूट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ और लेते हैं वैल्यू, सॉरी कुछ और नहीं, हाँ सॉरी वैल्यू 7, तो 7, 7 पोजीशन हमें मिल गई, ठीक है। सपोज नहीं 7 भी हमारा खाली नहीं है, तो 7 अगेन हमें प्रॉबिंग करनी पड़ेगी, तो 3 प्लस 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9, 9 मॉड 10 क्या आएगा, 12 2, 2 आएगा, 2 भी हमारा फुल भरा हुआ है, कोई वो नहीं हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा और हम लोग देखते हैं इसको। सपोज हमने लिखा 3 प्लस 4, 4 का स्क्वायर 16 मॉड 10। क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम में भी एक प्रॉब्लम और अराइज हुई है, उसको अभी देखेंगे, ठीक है। तो 3 प्लस 12 सॉरी 16 प्लस 3 कितना हुआ, और 9 सॉरी 19, इसका आउटपुट क्या आएगा 9। यहाँ पर हम लोग इसको इंसर्ट करा देते हैं 3, ठीक है, तो यहाँ पर इंसर्ट हो गया। अगेन हम दूसरा एलिमेंट उठाते हैं। अब इसमें ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी, प्राइमरी क्लस्टर हमारा टूट गया है, लेकिन इसमें एक दूसरी प्रॉब्लम आ गई थी, ठीक है। क्या प्रॉब्लम आ गई देखते हैं। सपोज हमें अब एक और एलिमेंट इंसर्ट करना है जिसकी वैल्यू है 63, मान लेते हैं 63। तो हम अगेन प्रोबिंग करते हैं एक एक करके, पहले तो यहाँ पर आएंगे थर्ड पोजीशन, फिर सॉरी हाँ ये थर्ड पोजीशन, ये क्या रिटर्न कर रहा है, फोर्थ पोजीशन। प्रोबिंग सीक्वेंस दोनों का सेम होगा, क्यों, क्योंकि हमारा वैल्यू तो मतलब जो मॉड की वैल्यू वो तो सेम हो रही है। 63 और 3 का प्रोबिंग सीक्वेंस भी सेम होगा, तो यहाँ पर सेकेंडरी क्लस्टरिंग बनी रहेगी, सेकेंडरी क्लस्टरिंग नहीं दूर हुई। तो अगर दो एलिमेंट का प्रोबिंग सीक्वेंस सेम होता है, दोनों सेम सीक्वेंस को ही फॉलो करते हैं, इसको ही सेकेंडरी क्लस्टरिंग बोला था। इवन यहाँ पर देखो 3 और 63 का सेम रहेगा प्रोबिंग सीक्वेंस, देखते हैं कैसे। जैसे 63 प्लस 0 का स्क्वायर क्या आएगा, 63 मॉड 10 3,
63 प्लस 1 64, 64 का मॉड 10 क्या आएगा, 4 आएगा। तो लास्ट टाइम 3 का भी 4 ही आया था, तो 4 पहले तो 6 भरा मिला हमें, सॉरी 3 भरा मिला हमें, फिर 4 भी भरा हुआ मिल गया, ठीक है। फिर 3 प्लस 4 मॉड 10, सॉरी 63, सॉरी बार बार गलती हो रही है, 63 प्लस 4 मॉड 10 क्या होगा, 7। अगेन हम लोग 7 पे जाएंगे, 7 भी भरा हुआ है। फिर उसके बाद 63 प्लस 9 मॉड 10 हमें अगेन मिलेगा 2। 2 भी हमारा फुलफिल है, मतलब वहाँ पर हम लोग इंसर्ट नहीं कर सकते। अगेन 3 प्लस 16 मॉड 10, 63 प्लस 16 मॉड 10 हमें फिर से मिलेगा 9। तो 9 हमें भरा हुआ है, 9 में हम लोग इंसर्ट नहीं करा सकते, ठीक है। 9 भी हमारा फुलफिल है। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग, और जो प्रॉबिंग हम लोग करेंगे वो आई की वैल्यू पहले डिसाइड करते हैं कि आई की वैल्यू कहाँ से लेके कहाँ तक हो सकती है, ठीक है। ये जो आई हम लोग इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं, आई की वैल्यू भी एक लिमिटेड रेंज तक की होगी, उससे ज़्यादा करने पे कोई फ़ायदा नहीं होगा। देखते हैं अभी क्यों नहीं फ़ायदा होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे, है ना। 5 का स्क्वायर 25, 63 प्लस 25, तो क्या होगा, 5 3 8 मॉड 10 8 आएगा करीब, ठीक है। 8 के अराउंड आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मॉड 10, ठीक है, मॉड 10 8। फिर उसके बाद 8 भी फिल फुल्ड है हमारा, यहाँ पर नहीं हम लोग इंसर्ट कर सकते। 63 प्लस 6 36, ठीक है, 36 मॉड 10, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 9। तो 9 आ गया अगेन, तो 9 भी हमारा फिर से क्या है, फिल है। फिर अगेन हम लोग क्या कर गए, 9 ब्लॉक पे अगेन आ गए। अब देखो यही प्रॉब्लम है हमारी, क्या क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम में। यहाँ पर हम लोगों ने इस ब्लॉक को अभी एक्सेस नहीं किया है जो कि खाली है, इसको भी एक्सेस नहीं किया जो कि खाली है, इस ब्लॉक को भी एक्सेस नहीं किया जो खाली है। हम लोग क्या करने लगे, वापस से उस ब्लॉक को एक्सेस करने लगे जो पहले से हम लोग एक्सेस भी कर चुके हैं और भरा भी हुआ है। जबकि हैश फंक्शन इस तरीके से डिजाइन करना चाहिए कि हर एक ब्लॉक पहले एक्सेस होना चाहिए बिना रिपीटिशन के साथ, बिना रिपीटिशन के, ठीक है। हैश फंक्शन कुछ ऐसा ही डिफाइन होना चाहिए कि जो हमारे ब्लॉक हैं वो एक एक करके जो है सारे के सारे एक्सेस हो जाएं, बस लीनियरली एक्सेस ना हो, ये हमें ध्यान में रखना ताकि प्राइमरी क्लस्टरिंग ना हो। आप रैंडम वे में एक्सेस करो या क्वाड्रेटिक वे में करो या उसके हायर डायमेंशन में करो, लेकिन हर एक ब्लॉक एक्सेस एक बार जरूर हो जाना चाहिए विदाउट रिपीटिशन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, क्वाड्रेटिक में ये प्रॉब्लम आ गई कि हम दोबारा दोबारा से ब्लॉक एक्सेस करने लगे जो कि भरे हुए थे, जिनको हम ऑलरेडी एक्सेस कर चुके थे, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम हमारी किस में आ गई, क्वाड्रेटिक में आ गई। तो इसको दूर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करी गई, लेकिन बहुत ज़्यादा सक्सेस इसमें नहीं मिली। क्वाड्रेटिक फंक्शन को फिर इस तरीके से डिफाइन करने लगे कि x इक्वल्स टू सी वन प्लस, सॉरी, x इक्वल्स टू एक्स प्लस सी वन इंटू आई, सी वन इंटू आई, आई पहले तो सिंपल लीनियर, फिर सी टू इंटू आई स्क्वायर, आई स्क्वायर फिर मॉड 10। मतलब यहाँ पर अब कुछ कांस्टेंट ले लिए गए, ठीक है। एक लीनियर इक्वेशन डिफाइन करेगी, आई के साथ कुछ मल्टीप्लाई करने लगे और आई स्क्वायर के साथ कुछ मल्टीप्लाई करके ये चीज़ दूर करने की कोशिश की, लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट वही आ रहा था, ठीक है। तो इस तरह की प्रॉब्लम हमारी क्वाड्रेटिक में आने लगी, जो क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम थी उसमें आने लगी। तो इस इन दोनों को प्राइमरी क्लस्टरिंग तो हमारी दूर हो गई, लेकिन प्रॉब्लम क्या आने लगी हमारी, सेकेंडरी क्लस्टरिंग प्लस जो ब्लॉक ऑलरेडी एक्सेस थे वो फिर से एक्सेस होने लगे, ठीक है। तो ये दो प्रॉब्लम आ गई जिनको दूर करने के लिए अगेन हमें क्या करना पड़ा, एक मॉडिफिकेशन और करना पड़ा, जिसे और मॉडिफिकेशन के बाद उस पर्टिकुलर एल्गोरिदम को बोला गया डबल हैशिंग, ठीक है। डबल हैशिंग पढ़ने से पहले कुछ और चीज़ें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इस क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम के बारे में। जैसे प्राइमरी क्लस्टरिंग तो यहाँ पर नहीं हो रहा था,
सेकेंडरी क्लस्टरिंग हो रही थी, क्योंकि देखा हम लोगों ने एक चीज़ देखा कि 3 के लिए भी प्रोबिंग सीक्वेंस सेम था और 63 के लिए भी प्रोबिंग सीक्वेंस सेम था। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो हम लोग यहाँ पर आई की वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं, है ना, आई की वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं, वो कितनी मैक्सिमम रेंज रखनी चाहिए, मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए आप लोग के हिसाब से? वैसे हमारे हिसाब से जो आई की मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए इस हैश टेबल के बराबर होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हैश टेबल के ज़्यादा हुई, अगर हैश टेबल से ज़्यादा हुई तो वापस से हमारा क्या होने लगेगा, रिपीटिशन होने लगेगा। ठीक है, तो आई की वैल्यू ज़ीरो से कहाँ तक लाई करेगी? अगर ये एम है, इसका साइज एम है, तो एम माइनस वन तक। अगर ये एम है तो टोटल कहाँ तक लाई करेगा, एम माइनस वन तक। साइज अगर एम है तो ये क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 अगर एम है तो ये इस ब्लॉक का एड्रेस हो जाएगा -m-1, और टोटल साइज इस हैश का क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। ठीक है, तो आई की वैल्यू जो यहाँ पर हम लोग इंक्रीज करते जा रहे हैं, उसकी वैल्यू मैक्सिमम इंक्रीज हम लोग कर सकते हैं, एम तक इंक्रीज कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा इंक्रीज करेंगे तो वो रिपीटिशन होने लगेगा, क्योंकि यहाँ पर मॉड है तो वैल्यू रिपीट करने लगेंगी, उससे कोई फायदा नहीं होगा। हम इस हैश के बाहर नहीं जा सकते, वैल्यू अगेन जैसे पहले कभी 1 आया होगा तो फिर से 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, इससे ज़्यादा हम लोग बढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आई की वैल्यू इससे ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते हम लोग, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि मैक्सिमम प्रोबिंग कितनी हो सकती है, मैक्सिमम प्रोबिंग हम लोग कितनी कर सकते हैं? तो भाई जाहिर सी बात है, जितने हम लोग एलिमेंट हैं, अगर किसी भी तरीके अच्छा हैश फंक्शन हम लोगों ने लिख दिया, ठीक है, तो उस केस में मैक्सिमम प्रोबिंग कितनी हो सकती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 से ज़्यादा मैक्सिमम प्रोबिंग हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, तो लीनियर हैशिंग और क्वाड्रेटिक हैशिंग दोनों के केस में मैक्सिमम प्रोबिंग पॉसिबल होते हैं एम। एम से ज़्यादा हम लोग प्रोबिंग नहीं कर सकते, ये इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। मैक्सिमम प्रोबिंग सीक्वेंस इवन गेट के क्वेश्चन में आ चुके हैं। मैक्सिमम प्रोबिंग सीक्वेंस कितने पॉसिबल हो सकते हैं, एम। एम से ज़्यादा नहीं हो सकते। और आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकती है, मैक्सिमम एग्जिस्ट कर सकती है कितना, एम से ज़्यादा नहीं, 0 to m-1, एग्जैक्टली 0 to m-1, उससे ज़्यादा नहीं आप लोग इंक्रीज कर सकते। करोगे तो रिपीटिशन होगा, कोई बेनिफिट नहीं होगा, लूप कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक, और ये प्रोबिंग सीक्वेंस का मतलब क्या है, पहले हम लोग सपोज 1 पे गए, अगर लीनियर की बात करें तो लीनियर प्रोबिंग की बात करें तो उसके इसमें प्रोबिंग सीक्वेंस क्या हो सकता है, सपोज 0 पोजीशन पे कोई एलिमेंट आना था, ये भरा हुआ निकल गया, ठीक है, फिर 1 पे आएंगे, फिर 2 पे आएंगे, फिर 3 पे आएंगे, 4 5 6 7 8 9। 9 से ज़्यादा हम लोग नहीं कर सकते प्रोबिंग। 9 से ज़्यादा करेंगे तो वापस कहाँ पर चले जाएंगे, 0। ठीक है, तो मैक्सिमम प्रोबिंग सीक्वेंस क्या हो सकते हैं हमारे, 9 हो सकते हैं। ठीक है, 9 हो सकते हैं, उसके बाद हमें रिपीटिशन करना पड़ेगा। इसी तरीके से लीनियर प्रोबिंग में चलो पहले 0 पे थे, तो 0 से 1 आएंगे, 1 से 1 का स्क्वायर का मॉड करेंगे तो कहाँ पर आएंगे हम लोग, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने किया था, डायरेक्टली 7, मतलब इंक्रीमेंट। अगर x की वैल्यू यहाँ पर हम लोग 1 मान लें, x की वैल्यू 0 मान लें, 0, तो 0 मॉड 0 कहाँ आएगा, यहाँ पर सपोज ये 0 वाला भरा हुआ था, तो 0 + 1 तो कहाँ पर आएंगे, 1 पे आएंगे। ठीक है, मतलब यहाँ से हम लोग प्रॉप करके यहाँ पर आए। ठीक है, फिर उसके बाद 0 + 4, नेक्स्ट कहाँ पर जाएंगे हम लोग, 4 पे जाएंगे, यहाँ पर मूव करेंगे, फिर कहाँ जाएंगे हम लोग, 9 पे जाएंगे। ठीक है, 9 पे जाएंगे, फिर 9 पे प्रोब करने के बाद वापस हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि हम लोग फिर सेकंड पे आए, फिर सेकंड के बाद हमारा क्या प्रोबिंग हो, 2 था तो 8 के अराउंड, इस तरीके से हमारे टोटल मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कितनी हो जाए, एम हो जाए, एम से ज़्यादा। ठीक है, तो मैक्सिमम प्रोबिंग सीक्वेंस हमारे कितने पॉसिबल हैं, एम है। ठीक है, प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी क्लस्टर। ठीक, अब प्राइमरी क्लस्टरिंग, सेकेंडरी क्लस्टरिंग और ये जो रिपीटिशन हो रहा था, ठीक है, ब्लॉक का रिपीटिशन, इनको दूर करने के लिए डबल हैशिंग एल्गोरिदम लाया गया। क्या, डबल हैशिंग। डबल हैशिंग में क्या करते हैं देखते हैं। जो हम लोग हैशिंग क्वाड्रेटिक हैशिंग कर रहे थे वो कुछ इस तरीके से हम लोग कर रहे थे, h डैश
ऑफ एक्स कॉमा आई इक्वल्स टू एच, जो हमारा ओरिजिनल फंक्शन था एच ऑफ एक्स में समथिंग ऐड कर रहे थे, कुछ भी ऐड कर रहे थे, आई ऐड कर रहे थे, सपोज लीनियर की अगर बात करें, ठीक है, लीनियर, अभी लीनियर की क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग इसमें ऐड कर दे रहे थे क्या, सॉरी, इसके बाद हम लोग क्या कर दे रहे थे, मॉड 10 कर दे रहे थे, कुछ इस तरीके से कर रहे थे लीनियर में। अब ये आई इंक्रीमेंट होता जा रहा था, और एच ऑफ एक्स तो हम लोग को पता ही है, एच ऑफ एक्स क्या था, हमारा एक्स ही था, एच ऑफ एक्स। तो यहाँ पर एच ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ एक्स रख देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, एच डैश बन जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक प्रोबिंग में हम लोगों ने क्या किया, आई की वैल्यू बढ़ा, मतलब आई का जो डायमेंशन थी वो बढ़ा दी, स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो हमारा प्राइमरी क्लस्टर टूट गया। अब जो डबल हैशिंग होता है, डबल हैशिंग में हम लोग क्या करते हैं, दो हैश फंक्शन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, दो हैश फंक्शन। जैसे हमारा अगर हैश फंक्शन अगर एच डैश है, तो उस केस में एक होगा हैश फंक्शन h1, जिसमें हम लोग x पास करेंगे, ठीक है, और फिर प्लस h2 कोई दूसरा हैश फंक्शन, ठीक है, कोई दूसरा हैश फंक्शन, यहाँ पर x पास करेंगे, और इसमें i का मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, i का मल्टीप्लाई या कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ जरूरी नहीं कि यही हैश फंक्शन लिखें, हैश फंक्शन कुछ भी लिख सकते हो, हम यहाँ पर बस i का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। अब H2 को हम लोग अलग से डिफाइन करेंगे, H2 है क्या, पहले तो हम लोग ये देख लेंगे। तो ये है हमारा क्या, डबल हैश, यहाँ पर दो हैश फंक्शन हम लोग यूज कर रहे हैं। तो मान के चलते हैं हमारा जो H1 है, H1 है वो है हमारा सपोज x H1 ऑफ x इक्वल्स टू हमारा है x डायरेक्ट, मतलब जो भी वैल्यू है x में, या थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं, x प्लस आई है, और h डैश जो है वो है, सॉरी H2 जो है वो है कुछ इस तरीके से, यहाँ पर आई भी पास कर देते हैं, वो क्या है, x इंटू आई, ठीक है, क्या है, x इंटू आई, ये हैश फंक्शन है। तो एच डैश हमारा क्या हो जाएगा, एच डैश कुछ इस तरीके से हो जाएगा। पहले x प्लस आई प्लस एक्स इंटू आई, ठीक है, जरूरी नहीं यही हो, कुछ भी हो सकता है, जैसे आप चेंज कर ही देते हैं, थोड़ा सा और चेंज करते हैं तो और क्लियर होगा। यहाँ पर हम x प्लस आई ना करके इसको हम कर दे रहे हैं, इस हैश फंक्शन को कुछ इस तरीके से, माइनस आई और फिर मल्टीप्लाई बाई आई, कुछ इस तरीके से हमारा हैश फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग चेंज कर देते हैं इसको, अब इस पूरे का मॉड लेंगे, पूरे का मॉड लेंगे, ठीक है। अब वैल्यूज इंसर्ट कराते हैं, सपोज मान के चल रहे हैं हम लोग, हमारे हैश में पहले से ये वैल्यू इंसर्टेड है, ऑलरेडी इंसर्टेड है, ठीक है, मान के चल रहे हैं। अब हम लोग अगेन 22 को इंसर्ट करना चाहते हैं, 22 को इंसर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, तो x प्लस आई की वैल्यू पहले फर्स्ट टाइम प्रोबिंग कर रहे हैं तो 0 होगी, 22 प्लस 0, फिर 22 माइनस आई मतलब 22 इंटू 0, तो 0, 22 22 मॉड 10 क्या आया, 2, ठीक है। तो सेकंड पोजीशन पहले से फिल्ड है, लिख ही लेते हैं यहाँ पर, 22 प्लस 0 प्लस
22 माइनस 0 इंटू 0 और मॉड, ठीक, पहली प्रूविंग ये, ठीक है। तो ये तो आया क्या हमारे किसके बराबर, 2 के बराबर। सेकेंड प्रूविंग करते हैं, 22 प्लस 1 प्लस 22 में से एक घटाएंगे, आई की वैल्यू 1 है, तो एक घटाएंगे क्या आएगा 21, 21 में 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आ जाएगा और मॉड 10, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 5 2 4 हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी डायरेक्टली 4 आ गई, प्राइमरी क्लस्टर तो खत्म, मतलब 2 के बाद 3 नहीं आया तो मतलब प्राइमरी क्लस्टर तो हमारा खत्म। 4 लेकिन पहले से भरा हुआ है, तो दूसरी नेक्स्ट प्रोबिंग करेंगे, 22 प्लस आई की वैल्यू आपकी बात 2 है, तो 2 प्लस 22 माइनस 2, 20 हुआ, 20 इंटू 2, 20 इंटू 2 40, ठीक है। तो इन सबको जब ऐड करेंगे तो 2 प्लस 2 4 आया और इसको मॉड 10 करेंगे। तो अगेन हमारा फोर्थ ब्लॉक जो है रिविजिट हो रहा है, तो यहाँ पर हम इस फंक्शन को यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। इस फंक्शन को हम लोग यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमारा रिविजिट हो रहा है, तो ये जो फंक्शन हम लोगों ने लिखा है वो गलत लिखा है, मतलब बेस्ट फंक्शन नहीं लिखा है, जिस वजह से हमारा जो फोर्थ क्या हो रहा है फिर से विजिट हो जा रहा है, ठीक है। तो इसमें हमें मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ और मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। 22 प्लस आई 24 एक्स 22 माइनस 2, 22 माइनस 2 20 इंटू 2 40, हाँ, तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा इस मॉड फंक्शन को, ठीक है। इसमें कुछ और सपोज ट्राई करते हैं, एक काम कर रहे हैं डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन ही ले ले रहे हैं, निगेशन हटा दे, ठीक है, कुछ इस तरीके से ले ले रहे हैं, ठीक है। अब फिर से कैलकुलेशन करते हैं, तो 22 प्लस 2, सॉरी 22 प्लस 0 पहली प्रोडिंग प्लस 0 मॉड 10 क्या आएगा 2, 2 भरा हुआ है, ठीक है, तो 2 पे नहीं जा सकते। 22 प्लस 1 प्लस 22 इंटू 1 22 मॉड 10 क्या आएगा 4 आएगा, ठीक है, तो 4 पे भी नहीं जा सकते। 22 प्लस 2 प्लस 22 इंटू 2 44 मॉड 10, ठीक है, मॉड 10, तो 8, 8 भी फुलफिल है, मॉड 10 करेंगे तो क्या आएगा हमारा 8 आएगा, तो वो भी फुलफिल है। 5 होगा उसका, 5 होगा, 2 2 4, तो 4 वाला, ये वाला, अच्छा हाँ सॉरी यहाँ पर 5 होगा, यहाँ पर 5 होगा, ओके 5 हो गया, तो यहाँ पर हमारा सही कहा, यहाँ पर 5 होगा, क्योंकि लास्ट डिजिट क्या होगी 2 प्लस 1 3 प्लस 2 5, तो 5 होगा, तो यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इंसर्ट कर देंगे क्या 22, तो हम लोग क्या डायरेक्ट पहले तो 22 के सॉरी 2 पोजीशन 2 के बाद डायरेक्ट कहाँ गए 5 पे गए, ठीक है। अब 5 के बाद नेक्स्ट प्रोबिंग हमारी क्या निकल के आ रही थी 8 आ रही थी, तो हमारी जो वो है क्या कहते हैं प्राइमरी क्लस्टरिंग तो हमारी नहीं रही, ठीक है, प्राइमरी क्लस्टरिंग तो हमारी नहीं रही। अब बात करते हैं सेकेंडरी क्लस्टरिंग की, अगर हम लोग बात करें तो क्या सेकेंडरी क्लस्टरिंग होगा, यहाँ पर देखो सीक्वेंस भी हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पर 8 लिख दे रहे हैं, ठीक है, 3 सीक्वेंस एटलीस्ट लिख दे रहे हैं। सपोज हम 42 42 को और हम इंसर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो इसका फर्स्ट जो प्राइमरी इंडेक्स होगा वो तो 2 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर 0 42 प्लस 0 मॉड 2, वो तो 2 ही आएगा। लेकिन सेकंड देखते हैं हमारा सेकंड पोजीशन मैच करता है क्या, तो सेकंड क्या 2 3 और चेक करेंगे, ए में भी पहला मैच कर सकता है लेकिन उसके बाद मैच नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो 42 प्लस 1 फिर 42,
कितना हुआ 5। तो ये तो मैच कर गया। सेकंड वाला देखते हैं हम लोग। 42 प्लस क्या होगा 2 प्लस, नहीं सॉरी, 42 प्लस 2 प्लस 42, नहीं 42 इंटू कितना होगा, 42 प्लस 1 कितना हुआ, पहले सॉरी 42 प्लस 1 हो चुका है 44, 42 प्लस 2 हम लोगों ने ऐड कर दिया 4 हो गया। अब 42 में 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना होगा 84। 84, ठीक है 84 मॉड 10, इसका कितना आएगा 4 प्लस 4 8, 8 आया, ठीक है। अभी तक सेम है, हम इसके 22 के और निकाल दे रहे हैं, ठीक है, आगे वैरी करेगा हमारा 22 प्लस 3 प्लस 22 इंटू 3 कितना आएगा ये 6 6 12 मॉड 10 इक्वल्स टू 2 आएगा, ठीक है। 2 ये हो जाएगा, नहीं 5 हो जाएगा ये, ठीक है 5 और 6 11, यहाँ 1 हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा, ठीक है। इस केस में देखते हैं 1 44 प्लस 3 प्लस 42 इंटू 3, ठीक है। इसको कैलकुलेट करते हैं कितना हुआ मॉड 10, तो 7 ये हो गया 7 और प्लस 4 7 40, यहाँ पे 42 है 42 है, ठीक है, गलत लिखा हुआ है 5 और 5 प्लस 6 11 हो गया, 11, तो इसका भी आया 1, ठीक है। आगे और देखते हैं हम लोग, चेंज होगा, परेशान मत होना, चेंज होगा 4 प्लस 22 इंटू 4 मॉड 10, इसकी वैल्यू कितनी आई 6 और 8 14 हुआ है ना, 14 14 मॉड 4 हो जाएगा, ठीक है, ये 4 हो गया। यहाँ पर देखते हैं, ठीक है ना, ये कैलकुलेट करते रहना। तो 42 प्लस 4 प्लस 42 इंटू 4, ठीक है, तो 6 और 8 अगेन मॉड 10 में 4 ही आएगा। यहाँ पर हमारा अभी चेंज, अभी तक नहीं चेंज हुआ, और आगे चेक करते हैं। एक काम करते हैं हम यहाँ पर फंक्शन आई, फंक्शन हमें चेंज करना पड़ेगा, ये एक काम करते हैं, थोड़ी और निकालते हैं फिर देखते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं 9 के लिए हम लोग निकालते हैं 44 22 प्लस 9 22 इंटू 9, नहीं ये सेम ही आएगा, चेंज करना पड़ेगा हमें फंक्शन, फंक्शन चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज फंक्शन हमें जो डबल हैश, जो दूसरा हैश फंक्शन है वो चेंज करना पड़ेगा, नहीं सेकेंडरी क्लस्टरिंग नहीं टूटेगा, इसमें एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पर सेकेंडरी क्लस्टरिंग एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो फंक्शन कुछ और लिख के एक बार देखते हैं हम लोग, x प्लस आई पहला हो गया, और 222 2
प्लस आई इंटू आई सर। प्लस आई इंटू आई, देखते हैं प्लस आई इंटू आई करके देखते हैं। तो सिंपल सा लेके चलते हैं, 1 और 11 के लिए निकालते हैं, ठीक है। इधर 1 के लिए निकालते हैं, इधर 11। तो 1 प्लस 0 और 0 मॉड किया तो क्या मिला हमें, 1 मिला, ठीक है। फिर 1 प्लस 1 2 और 2 इंटू 1, यहाँ पर वैल्यू आई की वैल्यू भी लिख देते हैं, ठीक है। मैक्सिमम इतना हो सकता है, 9 से ज़्यादा नहीं जा सकते हम लोग। तो पहले 1 के लिए हम लोग निकाल लेते हैं। तो 1 प्लस 1 प्लस, नहीं सॉरी, अब की बार क्या होगा, हाँ ठीक है, 1 प्लस 1 इंटू 1, और इसका मॉड 10 करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, मॉड 10 इक्वल्स टू क्या होगा, 2 प्लस 2 4 4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 2, तो 2 प्लस 2 प्लस, सॉरी 2 प्लस 2 नहीं, 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 और 1 प्लस 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 3, और इसका कितना हुआ, यहाँ पर अभी भी एग्जिस्ट करेगा, जब तक लीस्ट डिजिट नहीं वैरी करेगी तब तक वैरी करेगा। समझ रहे हो, जब तक लीस्ट डिजिट वैरी नहीं करेगी तब तक ये वैरी करेगा, और यहाँ पर लीस्ट डिजिट वैरी नहीं कर रही है, इस केस में लीस्ट डिजिट वैरी नहीं करेगी। देखते हैं पहले निकालते हैं इसको। इसका हुआ 3 इंटू, सॉरी 3 प्लस 6 क्या हुआ 10, तो इसका आ गया 0। 3 का निकालते हैं, सॉरी 3 के लिए 1 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 3 इंटू 3, 9 होगा सर। इसका 9 होगा, ये हुआ हमारा 3 और ये 6, 6 प्लस 3, हाँ 9, 9 3 प्लस 6, मॉड 10, इसका कितना होगा 4 और 12 16, तो 6 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 1 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 3, सॉरी 4 इंटू 4 कितना हुआ, 5, 5 20, 25 होगा सर। 25, तो 5 होगा, ठीक है। जरा इसके भी हम निकाल के देख लेते हैं कैसे चल रहा है। तो इनिशियल तो 1 ही आना है इसका भी। सेकंड क्या आएगा हमारा, हम एक चेंज यहाँ पर कर रहे हैं, ऐसे नहीं आएगा ये, क्योंकि आई की वैल्यू सेम हो जा रही है और एक्स में हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं, तो हमेशा यही वैल्यू, एक बार करके देखते हैं तो आएगा, समझ में आएगा। क्या आई की वैल्यू को हमें चेंज करना पड़ेगा, सॉरी आई की वैल्यू नहीं, एक्स में कुछ मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे, तब सही हमारा हैश फंक्शन आएगा।
पहले इसको कैलकुलेट करते हैं। तो 1 11 प्लस 1 प्लस 11 प्लस 1 1 इंटू 1 कितना हुआ? मॉड 10 कितना हुआ? 12 और ये हुआ 12 12 इंटू 1 24। 4 हाँ 4 हुआ। इसी तरीके से 11 प्लस 2 प्लस 11 प्लस 1 इंटू सॉरी 2 2 2 कितना हुआ? ये हुआ हमारा 13 13 इंटू 2 26 6 अगेन 9 होगा। ठीक है, 11 प्लस 3 प्लस 11 प्लस 3 इंटू 2 मॉड 10 इसका कितना होगा? 14 और 28 14 और 28 कितना होगा? सेम ही है। सेम आएगा। यहाँ तो 12 हुआ ना, कितना होगा? सॉरी 2 आएगा ना, इसका आउटपुट क्या आएगा? ये हुआ 14 14 प्लस ये कितना हुआ हमारा? 28। ठीक है, 28 और 14 कितना हुआ? 28 और 14 2 आया सब 2 2 आया। आएगा, है ना। तो यहाँ पर प्रोबिंग चेंज हो रही है। ठीक है, यहाँ पर चेंज हो रही है। इसको एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 1 प्लस 3 क्या हुआ था? 4 और 12 4 और 12 कितना हुआ था? ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग प्रोबिंग चेंज हुई है। ठीक है, तो ठीक है, एक एक बार नहीं चेंज हुआ तो सेकंड टाइम चेंज हुआ, बट इस बार जो प्रोबिंग सीक्वेंस होगा इसके लिए 1 के लिए अलग होंगे और 11 के लिए अलग होंगे। ठीक है, यही हमारा मेन जो टारगेट था वो यही था कि किसी भी तरीके से प्रोबिंग चेंज करें, ताकि हम सेम सेम ब्लॉक को बार बार चेक ना करें कि वो खाली है कि नहीं है, खाली है कि नहीं है, खाली है कि नहीं। ठीक है, तो डबल हैशिंग की मदद से हम लोग चेंज कर सकते हैं प्रोबिंग प्रोबिंग नंबर चेंज कर सकते हैं, प्राइमरी क्लस्टरिंग को रिमूव कर सकते हैं, सेकेंडरी क्लस्टरिंग को रिमूव कर सकते हैं, और इवन रिपीटिशन को भी दूर कर सकते हैं। ठीक है, कि जो रिपीटिशन हमारे हो रहे थे, मतलब जो ब्लॉक हम लोग ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं उनको फिर से विजिट कर रहे थे, तो वो भी उसको भी हम लोग रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, सेकंड सेकंड प्रोबिंग। ठीक है, मतलब सॉरी डबल हैश प्रोबिंग हो गया। ठीक है, इसमें जो मैक्सिमम प्रोबिंग हो सकती है, प्रोबिंग सीक्वेंस के पॉसिबिलिटीज जो हो सकती हैं वो कितनी हो सकती हैं? एम पॉसिबिलिटी फर्स्ट हैश के लिए हो सकती हैं, और एम पॉसिबिलिटी सॉरी एम पॉसिबिलिटी फर्स्ट हैश फंक्शन के लिए हो सकती है, और एम पॉसिबिलिटी सेकंड हैश के लिए हो सकती है। ठीक है, तो टोटल हमारे पास एम स्क्वायर पॉसिबिलिटीज होती हैं प्रोबिंग की। ठीक है, प्रोबिंग सीक्वेंस के एम स्क्वायर पॉसिबिलिटीज होती हैं। तो मैक्सिमम आप लोगों से यही पूछ सकता है कि हैशिंग क्या होता है, हैशिंग में प्रॉब्लम क्या क्या होती हैं, प्रॉब्लम को दूर कैसे करते हैं, प्रोबिंग सीक्वेंस क्या होते हैं, प्राइमरी क्लस्टरिंग क्या होता है, सेकेंडरी क्लस्टरिंग क्या होता है, उनको दूर कैसे किया जा सकता है। बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पूछेंगे। गेट का पेपर अगर आप दे रहे हैं तो प्रोबिंग सीक्वेंस पूछ सकता है कि लीनियर प्रोबिंग में कितने सीक्वेंस होते हैं, सेकेंडरी सॉरी क्वाड्रेटिक प्रोबिंग में कितने सीक्वेंस होते हैं, और डबल हैशिंग में कितने सीक्वेंस पॉसिबल हो सकते हैं। इससे ज़्यादा और कहीं कुछ नहीं पूछने वाले। ठीक है, एक चीज़ और बच रही है, रह गई है, मुश्किल से 5 मिनट या 10 मिनट और लगेगा, बता ही दे रहे हैं। इसमें हैश से एलिमेंट डिलीशन में काफ़ी समस्याएं होती हैं। क्या चीज़? एलिमेंट के डिलीशन थोड़ा सा ट्रिकी है। समस्याएं तो नहीं होती, हाँ, पर थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है, अगर एलिमेंट को हमने डिलीट किया तो कैसे करेंगे, मतलब उस केस में क्या हमारा कुछ जो एलिमेंट का एक्सेस है वो गड़बड़ हो सकता है कि नहीं हो सकता है? जैसे कि गड़बड़ होता ही है,
लेकिन उसको सुधारा कैसे जा सकता है वो देखते हैं। ठीक है, सपोज हमारा ये था लीनियर प्रोबिंग से हम लोग देखेंगे क्या प्रॉब्लम हो सकती है डिलीशन के बाद। ठीक है, हैशिंग, डबल हैशिंग और क्वाड्रेटिक हैशिंग सब में फिर आगे फॉलो हो जाएगा, वही सेम रूल फॉलो हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक एलिमेंट की सही पोजीशन फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर वहाँ पर उसको इंसर्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो सपोज हमारा कुछ इस तरीके से सपोज कुछ पहले हैश इस तरीके से है, इसमें हम लोग इंसर्ट कराते हैं एक एलिमेंट को। सपोज 53 हम इंसर्ट कराते हैं। ठीक है, तो 53 अगर हम लोग इंसर्ट कराएंगे तो लीनियर प्रोबिंग करेंगे तो क्या होगा, पहले ये वाली पोजीशन फाइंड आउट होगी, फिर इसके बाद नेक्स्ट वाली, तो यहीं पर हम लोग इंसर्ट करा देंगे। 53 हमने इंसर्ट करा दिया। ठीक है, अब एलिमेंट को जब हमें सर्च करना होगा तो कैसे सर्च करेंगे, पहले 53 को हम लोग मॉड करेंगे 10 से तो हमें मिलेगा 3, 3 पे 53 नहीं है तो ठीक है, नेक्स्ट प्रोबिंग करेंगे हम लोग, अगेन 53 प्लस 1 मॉड 10 आएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पर 53 है, हाँ ठीक है, यहाँ पर आ गया तो मतलब हमारा हैश में 53 एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अगर सपोज हैश में 53 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है और हम लोग 53 को सर्च कर रहे हैं, 53 सपोज एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो, और 53 को हम सर्च कर रहे हैं तो कैसे होगा देखना। 53 के लिए पहली हैश वैल्यू क्या आएगी, हमारी 3 आएगी, फिर आएगी 4। अब जैसे ही फर्स्ट टाइम नल मिल गया, यहाँ पर नल पड़ा हुआ है, फर्स्ट टाइम नल मिल गया तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमारा 53 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, आगे हमें सर्च करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर 53 इंसर्ट किया होता है इस हैश में तो यहाँ पर मिला होता हमें, मतलब अगर यहाँ नहीं होगा तो यहाँ होगा, यहाँ नहीं होगा तो यहाँ नहीं हो, यहाँ होगा। लेकिन अगर यहाँ पहले से कुछ भरा होगा तभी तो हम यहाँ पर इंसर्ट करेंगे, यहाँ अगर खाली तो यहीं इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, जब हैश में फर्स्ट टाइम नल मिल जाता है प्रोबिंग सीक्वेंस में, ठीक है, तो उसी समय हम स्टॉप कर देते हैं और बता देते हैं कि हैश में एग्जिस्ट नहीं करता ये एलिमेंट। ठीक है, हैश में ये एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। अब थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ते हैं, सपोज हमारे फोर्थ पोजीशन पे एक एलिमेंट और पहले से एग्जिस्ट करता था, 83 सपोज एग्जिस्ट कर रहा था पहले से, कहीं प्रोबिंग होके यहाँ पर इंसर्ट हो गया। अब 53 को इंसर्ट करते हैं हम लोग, 53 को इंसर्ट करते हैं तो 53 पहले यहाँ पर इंसर्ट किया जाएगा, यहाँ पर लेकिन फुल है, फिर यहाँ पर, यहाँ भी फुल है, यहाँ पर, यहाँ भी फुल है, यहाँ पर आएगा 53, तो 53 यहाँ पर हमने इंसर्ट कर दिया। ठीक है, अब कुछ देर बाद हैश में से हमने 83 को डिलीट कर दिया, कुछ देर बाद, कुछ समय बाद हैश में से हम लोगों ने 83 को डिलीट कर दिया, रिमूव कर दिया। अब उसके जस्ट बाद हम लोग 53 को चेक कर रहे हैं कि 53 इस हैश में एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब फाइंड आउट कर रहे हैं इस एरे में या हैश में कि 53 एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बेसिकली हैश में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसकी फर्स्ट प्रोबिंग करेंगे तो 53 मॉड 10 यहाँ पर है क्या, नहीं है। नेक्स्ट प्रोबिंग 53 प्लस 1 मॉड 10 यहाँ पर, अब यहाँ पर हमें मिल गया क्या, नल। तो हमें क्या समझ में आएगा, 53 इसमें एग्जिस्ट नहीं करता है, इस हैश में 53 एग्जिस्ट नहीं करता है और हम रिटर्न कर जाएंगे। तो ये एक समस्या आती है जब हम किसी एलिमेंट को हैश में से डिलीट करते हैं। ठीक है, तो ऐसी समस्या को दूर करने के लिए यहाँ पर एक मार्कर, जब भी कोई एलिमेंट को डिलीट किया जाता है वहाँ पर नल ना स्टोर करके एक मार्कर पुट कर दिया जाता है कि यहाँ पर एक एलिमेंट पहले से था लेकिन वो डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, तो सपोज हम मार्कर डी रख दे रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर पहले से कुछ एलिमेंट था जो डिलीट कर दिया गया। अब देखो 53 को कैसे आप फाइंड आउट करेंगे, 53 यहाँ पर है, नहीं है, तो नेक्स्ट प्रोबिंग यहाँ पर होगी, 53 यहाँ पर है, नहीं है, लेकिन नल भी नहीं है, नल नहीं है तो आगे चेक करेंगे। ठीक है, डी पड़ा हुआ, कोई मार्कर पड़ा हुआ तो हम इग्नोर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर चेक करेंगे 53 है, नहीं, यहाँ पर चेक करेंगे 53 है, हाँ रिटर्न कर देंगे। ठीक है, ये एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पर भी नहीं है तो सपोज 53 था ही नहीं तो पहले यहाँ पर चेक करेंगे, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर चेक करते करते वापस पहुंचेंगे यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर,
और जब प्रोबिंग सीक्वेंस रिपीट होने लगे वहीं रुक जाएंगे, वो कह देंगे 53 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है। अ, अब इंसर्शन की बात करें, अगर हम लोगों ने अब तक इंसर्ट कैसे कर रहे थे, अगर किसी जगह नल है तो वहीं इंसर्ट कर दे रहे थे, लेकिन अब की बार यहाँ पर क्या आ गया, नल की जगह डी आ गया है। ठीक है, नल की जगह डी भी आ गया। तो कुछ समय ऐसा होगा, कुछ समय बाद ऐसा होगा कि हर जगह पूरे हैश में हर जगह डी 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 मिलेगा। ठीक है। तो इंसर्शन में बस हम लोग को इतना ध्यान दे रहा है कि नल और डी, इन दोनों में से कोई भी आएगा तो हम इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है। नल जरूरी नहीं है, डी भी है तो वहां पर हम इंसर्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो हमें पता है कि यहाँ से एलिमेंट डिलीट हो चुका है तो ये जगह खाली है जहाँ पर हम इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इंसर्शन और एलिमेंट का डिलीशन करते हैं हैश में से। ठीक है। हैश में इससे ज़्यादा क्वेश्चन कोई नहीं पूछने वाला। इससे ज़्यादा क्वेश्चन इंसर्शन, डिलीशन, इवन कोलिजन, कोलिजन मैक्सिमम पूछ सकता है, कोलिजन क्या होगा। ठीक है, कोलिजन क्या होता है। ठीक है, तो आप बता सकते हो कि अगर हम किसी एलिमेंट की पोजीशन फाइंड आउट करने जा रहे हैं हैश में, वो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि आ, यहाँ पर कोलिजन अकर हुआ क्योंकि वो पोजीशन पहले से फुलफिल है। तो दूसरी पोजीशन हम लोग फाइंड आउट करते हैं फिर उस केस में। ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट हैश। अब अगर हम पाइथन की बात करें, पाइथन में हैश कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हैश कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। सिंपल जो डिक्शनरी है वही हमारी हैश है, जो डिक्शनरी है वही हमारी हैश है। तो पाइथन में हैश इम्प्लीमेंट करने का सिंपल सा तरीका क्या है, आप लोग डिक्शनरी क्रिएट कर दो बस। ठीक है। जैसे अच्छा, ये जो हम लोगों ने इंसर्ट किया है, सारी कीज इंसर्ट की हैं, वैल्यूज नहीं इंसर्ट की है। क्या इंसर्ट की है, कीज इंसर्ट की है, इनके करस्पॉन्डिंग वैल्यू भी होती है। ठीक है, इनके करस्पॉन्डिंग क्या होती हैं, वैल्यूज भी होती हैं। ठीक। जैसे नोड का स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ा था ना कि डेटा पार्ट, लिंक पार्ट, तो इसमें एक होगा की पार्ट, एक होगा वैल्यू पार्ट। तो की हम लोगों ने इंसर्शन का देखा, वैल्यू का नहीं देखा। इसीलिए हमेशा हैश में रिपीटेड वैल्यू रिपीट नहीं होती है। ठीक है, रिपीटेड वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती हैं, सिंगल सिंगल कीज होती हैं। डिक्शनरी में जैसा आप लोगों ने देखा था कि की यूनिक होंगी लेकिन वैल्यू रिपीट कर सकती है, वैल्यू रिपीट कर सकती है लेकिन की रिपीट नहीं कर सकती। ठीक है। तो बेसिकली अगर आप लोग डिक्शनरी की बात सोच रहे हैं तो डिक्शनरी में इस नोट को आप दो पोर्शन में तोड़ सकते हो। एक में आपका की वो हो जाएगा, की हो जाएगा, दूसरे में वैल्यू। एक में की, दूसरे में वैल्यू। आप मैप करोगे किसको, की को मैप करोगे, वैल्यू को नहीं। ठीक है। की, क्योंकि की यूनिक होती है, वैल्यू रिपीट करती है। की यूनिक है तो उन्हीं को हम लोग हैश में डाल सकते हैं। कोई भी हैश में कोई भी रिपीटेड की नहीं होती है। तो हमेशा इसीलिए कंडीशन थी डिक्शनरी में कि जो कीज होंगी वो क्या होंगी, यूनिक होंगी, उनको रिपीट आप नहीं कर सकते, इसीलिए करी गई है। अगर डिक्शनरी में रिपीटिशन अलाउ होगा तो वहाँ पर हैश यूज़ नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि इंटरनली पाइथन हैश यूज़ करता है डिक्शनरी में। तो हम लोग वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन जरूर लगाएंगे कि जो कीज़ हैं वो हमारी यूनिक हो, रिपीटेड ना हो। ठीक है ना। इसकी सिर्फ वैल्यूज कहाँ जाती हैं? इस जो भी आप वैल्यू स्टोर करोगे यहाँ पर, इस बताया ना, ये नोड को दो पार्ट में आप लोग तोड़ सकते हो। बेसिकली ये होता कुछ इस तरीके से है। आपका इंडेक्स पेज आप लोगों ने देखा ना बुक्स में, है ना। तो वहाँ पर तीन सेक्शन होते हैं, बुक्स में तीन सेक्शन आप लोगों ने देखे होंगे। पहले यहाँ पर होता है सीक्वेंस, है ना, यहाँ पर सीक्वेंस होता है। फिर यहाँ चैप्टर का टाइटल होता है। इंडेक्स भी जो होता है, इंडेक्स पेज होता है जो किसी भी बुक में, वो भी एक हैश टेबल होता है। ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर पेज नंबर होता है। ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5
जो जितने भी चैप्टर होते हैं वो यूनिक होते हैं। उन चैप्टर का फिर यहाँ पर नंबर होता है कि वो किस पर्टिकुलर नंबर पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये हो जाएंगी कीज और फिर ये हो जाएगी उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू हो जाती है। अभी अभी देखते हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं। अगर सपोज ये हमारा वैल्यू देखते हैं कैसे कैसे डिफाइन करते हैं। ये हो गया सपोज हमारा हैश टेबल, ठीक है। ये हैश टेबल हो गया यही वाला। हर एक की के करस्पॉन्डिंग हमें क्या ऐड करना है, वैल्यू ऐड करनी है, कुछ नहीं करना है, बस इसी को और ये क्या होता है, हर एक इंडेक्स मैप होता है इस तरीके। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये हो जाएंगी की और यहाँ पर हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो डिक्शनरी में सिंगल की होगी तो उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू यहाँ पर कुछ भी डालो। रिपीटेड यहाँ पर कर सकते हो रिपीटेड वैल्यू, लेकिन यहाँ पर की जो होंगी वो यूनिक होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर कीज आ जाएंगी हैश में और ये वैल्यू हो जाएंगी। बेसिकली यही तो कॉन्सेप्ट ही है कि हर एक की करस्पॉन्डिंग एक कुछ हमें वैल्यू मिल जाए। ठीक है, और वो भी हम लोगों को कम समय में। ठीक है, तो इसी तरीके से हैश डिज़ाइन किया जाता है। इसी तरीके से डिक्शनरी होगी, यहाँ पर हमारी कीज़ होंगी जो कि यूनिक होंगी और फिर उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर वैल्यू पड़ी होगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सिंपल सा एक डिक्शनरी क्रिएट करना है। जैसे अगर कोई हैश हमें क्रिएट करना है तो सिंपल डिक्शनरी इक्वल्स टू एक एम्प्टी हैश क्रिएट करना है, तो इस तरीके से उसमें कोई वैल्यूज पुट करनी है तो हम लोग सपोज उसका की सपोज हम लोग रखना चाहते हैं 1 2 3 4 और वैल्यू में ABCD। ठीक है, तो ये हमारा क्या बनता है, एक हैश बनता है। और इसका स्ट्रक्चर इंटरनली कैसा होगा देखो, इंटरनली कुछ इस तरीके से होगा। इसमें हमारे पास 3 कीज होंगी। ठीक है, 3 कीज होंगी और इनके करस्पॉन्डिंग वैल्यू होंगी। ठीक है, इनके करस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी। अब बात आती है कि इनका इंसर्शन कैसे करा जाए। तो इंसर्शन में सबसे पहले कीज का इंसर्ट होगा, उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू जो भी होगी वो इंसर्ट हो जाएगी। ठीक, जैसे यहाँ पर हमने लिखा ए सॉरी 1 2 3। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा ए, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों का स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, तो 0th पोजीशन पे 1 गया और 1 में पड़ा है ए, 1 पोजीशन पे 2 गया और 2 में पड़ा है बी, थर्ड पोजीशन पे सॉरी सेकंड पोजीशन थर्ड गया और वैल्यू पड़ी है उसमें सी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी डिक्शनरी बनती है। इनका रैंडम ऑर्डर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ये जो है एक सीक्वेंस में आई होंगी। ठीक है, एक सीक्वेंस इन द सेंस हैश के थ्रू आई होंगी। तो हमने जो हैश में इंसर्शन किया है वो की का इंसर्शन किया है, वैल्यूज का नहीं। की का इंसर्शन करने के बाद फिर हमने वैल्यू उसके साथ अटैच की है। की का इंसर्शन करने के बाद वैल्यू अटैच की है। इवन हम लोग की में कुछ और भी ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि की में ABCD ले लेते हैं और इसमें 1 2 3 4। ठीक है, अब इसके भी अलग अलग एल्गोरिदम है, स्ट्रिंग को कैसे हम लोग मैप करेंगे, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। बट इतना डीप में आप लोग को नहीं जाना, बस इतना याद रखना है कि जब भी मैप होती हैं हैश में तो डिक्शनरी की कीज मैप होती हैं, वैल्यूज मैप नहीं होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी बार ABCD इधर आ जाएगा, ये वैल्यू इधर आ जाएंगी और ये इधर शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक,
वैल्यू इधर और कीज इधर, इस तरीके से आपकी बार हैश होगा। ठीक है, तो पाइथन में बेसिकली इस तरीके से हैश क्रिएट किया जाता है, बहुत ही सिंपल वे में। आप लोग को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक डिक्शनरी बनाना, हैश क्रिएट हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर कंप्लीट होता है हमारा हैश। अब हमारी तरफ से वैसे डेटा स्ट्रक्चर का कोर्स काफ़ी लगभग पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अगर कुछ बचा होगा हम एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, अगर कुछ बचा होगा एक बार हम देख लेंगे कुछ बचा है कि नहीं। अगर बचा होगा तो हम सैटरडे संडे को लेके ख़त्म कर देंगे, अगर कुछ बचा है तो। वैसे हमारे हिसाब से हो गया है, लगभग हो गया है। ठीक है, अगर कुछ बचा है तो सैटरडे संडे को क्लास लेके, सैटरडे का संडे को ही लेके हम लोग क्लास लेके ख़त्म कर देंगे। ठीक है, अब हमारी तरफ से आप लोग फ्री हैं। अब आप लोग जेंगो के लिए एक बार बात कर लीजिएगा अपने उनसे, ठीक है, सर से। हमारी तरफ से हमारा कोर्स कंप्लीट हो चुका है। ठीक, फिर भी एक बार हम देख सर हम्म, सर